तो ये प्रक्रिया को शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? कौन बोलना चाहेगा? हाँ जी, माइक ले लीजिए। हेलो, मेरा नाम हिना वियोला है, मैं अहमदाबाद से हूँ और हाउस वाइफ हूँ। मेरा देखने का नज़रिया ये है कि मैं मानव का दूसरे मानव के साथ किस दृष्टि से देखती हूँ, पॉजिटिवली नेगेटिवली, क्या किस तरह देखती हूँ और व्यवहार कैसे करती हूँ, वो मानव व्यवहार दर्शन का मेरा पॉइंट है। बहुत कोई और? हाँ, इधर माइक लीजिए। मैं जगदीश भाई पटेल अहमदाबाद से। जी। मैं मानव को इस तरह देखता हूँ कि मैं शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप हूँ, और व्यवहार को इस तरह देखता हूँ कि मानव के बीच में जो व्यवहार है वो कैसे आदर्श पे किया जाए, वो पुस्तक में मुझे मिलेगा, इसलिए इसका अध्ययन कर रहा हूँ। और दर्शन जो है वो मानव के साथ जो मानवेतर जो प्रकृति है, जो पूरी सृष्टि है, तो उसको किस नजरिए से देखना है, वो नजरिया मेरे लिए सही नजरिया है, इसके लिए मानव दर्शन का मैं कहूँ। जी, और मानव व्यवहार दर्शन में जो मुझे सबसे पहली चीज अपील की और हमने पहली लाइन में पढ़ी, आदरणीय नागराज जी को नमन करते हुए, तो मैं शब्द पर मेरा सबसे ज्यादा ध्यान गया कि ये मैं कौन कह रहा है अपने आप, जो बाबा जी ने प्रस्तुत किया कि मैं नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध पदार्थ और प्राण जीव ज्ञान सबके अंदर मैं करते हुए व्यवहार दर्शन करता हूँ, व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। तो एक एक शब्द में तो लगा कि बाबा जी कह रहे हैं मैं कौन, तो मुझे लगा कि गठनपूर्ण परमाणु का मध्यांश आत्मा, तो मैं भी जब तक भ्रमित हूँ तो तब तक मैं अपना अलग व्यवहार कर रही हूँ, और जब मैं थोड़ा जागृत हो जाऊंगी तो उसके प्रति भी मेरा व्यवहार दूसरा होगा, क्योंकि मैं वही हूँ शुद्ध, मतलब शुद्ध का था सुखपूर्वक, यानी सुख समझ में आ जाए कि क्या है सुख, तो वो समाधान बिना नहीं मिलता। आज तक हम लोग समाधानी तो हुए नहीं, तो समाधान हमारे पास यही था कि भाई आदर्शवाद और भौतिकवाद यही सब रहा। पर अब इसकी जो सूचना मिली तो उससे लगा कि हमें मानव का पता चला कि मैं क्या हूँ, और मुझे किसी के जब मैं व्यवहार करूँगी, क्योंकि व्यवहार मुझे मानव का मानव के साथ करना है, पहले उसकी मेरी दृष्टि क्या होगी, उसके लिए क्या दृष्टिकोण रखकर करूँगी, और फिर कार्य जो होगा वो प्रकृति के साथ होगा। तो आज तक देखा हमने व्यवहार नहीं किया, हमने कार्य नहीं किया। तो बहुत ही एक सुंदर हमें ये मिला है ज्ञान, तो इसको हम अपने जीवन में पूरा व्यवहार में उतारें। और दर्शन का मतलब होता है दृष्टिकोण, दर्शन द्वारा प्राप्त दृष्टिकोण। तो अगर मेरी सृष्टि दृष्टि के अनुरूप हो जाती है, बाबा जी ने इतना बोला कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि मेरी हो जाए, तो फिर मेरा जीवन बहुत ही एक अनुभवपूर्ण होकर बहुत ही सुखद और सभी के लिए सुखद होगा। तो यही मेरी कामना है। इसमें मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि व्यवहार जो है वो सामने वाले की व्यू पॉइंट को देखते हुए पहली चीज़ तो ये है कि वो भी सुख चाहता है और किसी अपेक्षा से हमारे सामने आता है। जो सामान्य व्यवहार है, मैं सिर्फ उस पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि दर्शन में जाएंगे तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो उसके अंदर में सामान्य वाला सुख की अपेक्षा से, किसी भी माध्यम के से सुख की अपेक्षा से हमारे पास आता है, और हम उसके शरीर को देखते हुए उसको व्यवहार करते हैं। उसकी बजाय अगर जीवन को देखते हुए और उसकी ज़रूरतों को, ताकि भावपूर्ण व्यवहार हो सके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हम ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे के साथ।
ये इम्पोर्टेंट। नमस्ते जी। जो मैं समझ पाई कि यहाँ पर आने पर मुझे ये चीज़ पता चली कि मानव जो है वो संयुक्त रूप है शरीर और जीवन का। व्यवहार मेरा सबके साथ, मानव के साथ भी और मानवेतर इकाइयों के साथ भी मेरा क्या संबंध है उसको समझ पाई, उसको अब देख पा रही हूँ। ये मुझे इसका अर्थ लगा और मुझे अपने अब से पहले तक के में और अब में थोड़ी थोड़ी समझ बनने की शुरू हो गई है। पहले मेरे अंदर जो कंपैरिजन रहते थे अपनी ही बॉडी में, अपने अंदर जो रेस्टलेसनेस थी, जो मुझे लगता था कि मतलब मैं शरीर से तो बैठी हूँ आराम से, पर बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं। अब मैं खुजा भी रही हूँ, कुछ और भी कर रही हूँ, तो अंदर एक शांति सी, जो मुझे लगता है कि एक प्लेन सरफेस दिखता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे उठते बैठते बहुत ज़्यादा, जिसमें कई बार बहुत आवेश रहते थे, वो थोड़ा अब सहज होने लग गए हैं। व्यवहार में देखूं तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन था। मैं हर चीज़ चुनती थी, मेरी एक चॉइस बचपन से रही थी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, जिनके अंदर बहुत नॉलेज है, मैं उनकी तरफ शुरू से ही अट्रैक्ट होती थी। और इवन मतलब मैं लाइफ पार्टनर चुनते हुए भी मेरी चॉइस वही थी कि मेरे को बहुत पढ़े, और हरियाणा में जो टॉपर था, मेरी शादी उससे हुई है और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ आज भी। और मतलब अब धीरे धीरे मैं समझ पाई कि मुझे उसमें अच्छे गुणों को देखना है, अब सिर्फ उस एक ना बुकिश नॉलेज से। और पहले मैं अपने आप को भी मुझे था कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जाना है, मेरे हस्बैंड भी उसमें हो, मेरी बेटी भी, बेटे के लिए, सबके लिए बहुत ही भाग दौड़ थी। जगह जगह इसी कोरोना टाइम में ये दर्शन को थोड़ा बहुत ऑनलाइन ही सुनने का प्रयास किया, तो वहीं से ही लगा कि मंजिल अवश्य मिल गई है। मैंने बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग तो मैंने भी किए हैं इन सब चीज़ों को, पर कहीं टिकाव नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर कहते थे, मतलब अभी तो टिक ही नहीं रही है, तो भटक गई। मतलब कोई, मैं बहुत खुश होती थी अपनी उन फ्रेंड्स को देखकर जिनको ना शुरू से ये गुरु मिला हुआ था, और वो उसी में मैं कहती थी मेरा मन क्यों नहीं टिकता है। कहीं पर भी जाती हूँ ना, मैं कुछ समय के बाद मुझे उनके अंदर कुछ गैप्स नज़र आने शुरू हो जाते थे, मैं टिकती नहीं थी। यहाँ पर आकर वो मेरा टिकाव और मुझे अपने आंसर्स मिलने शुरू हुए, तो मेरा व्यवहार जो है वो सबके साथ समझ आने लग गया कि कंपैरिजन नहीं है, कि सबकी अपनी अपना जीवन अमर है, और मैं जिस स्तर पर हूँ वो मुझे आगे और प्रोग्रेस करनी है, उसको अपने लेवल पे प्रोग्रेस करनी है। वो वाली फाइट अब खत्म हो गई है, हो रही है, अभी हुई नहीं है, सहज हो। थैंक यू। जी नमस्कार सभी को। मुझे हमेशा जब भी कुछ पढ़ती थी बचपन से, तो उसको जल्दी से प्रैक्टिकली देखने की बहुत इच्छा होती थी, और हमेशा ऐसा लगता था कि जो भी जो बोल रहा है वो मुझे करता हुआ दिखना चाहिए। और मैं इसको लेकर इतनी स्टेप हो गई कि कुछ एक लाइन भी अगर मैं पढ़ूंगी तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करती थी। तो ये देखते देखते जब भी अभी भी ऐसा होता है अध्यात्म में कुछ भी मैं पढ़ूं तो मुझे वो सामने जो बोल रहा है वो उसको मुझे दिखना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा तीव्र होती है इच्छा। और जैसे ही गैप दिखता है तो फिर मन दुखी होता है, और जब वो बिहेवियर मेरे साथ ही नहीं बाकी सबके साथ भी जब हम देखते हैं कि वो बिहेवियर बिल्कुल वही है, तो वो एक तरह का सुकून देता है। मतलब वो मुझे भी देखने में खुद को हेल्प करता है, कोई बेहतर बिहेवियर अगर हम किसी का व्यवहार देखते हैं तो ये वाली चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि होती है मानव के अंदर, कि बेहतर से बेहतर और सही से सही बिहेवियर को वो देख पाए अपने अंदर भी और दूसरे। मानव व्यवहार दर्शन है ना, ये 3 शब्दों से आप क्या समझते हैं? जी नमस्कार भैया। जी जी, मैं वो माइक उनके हाथ में देखा, उधर देख रहा था, ठीक है, आवाज आ रही, बोलते रहे। मैं एक मानव हूँ और मुझे दूसरे मानव से, परिवार से और समाज से
अभिव्यक्त होना है और व्यवहार करना है। मैं ऐसी अपेक्षा लेके आया हूँ कि मानव व्यवहार दर्शन में बाबा जी ने जो समझाया है, आपसे जो हम समझ पाएंगे वो इस दर्शन के माध्यम से समझ पाएंगे कि हमें किस तरह से दूसरे मानव के साथ, समाज के साथ और परिवार में हमें व्यवहार करना है और अभिव्यक्त होना है। ये अपेक्षा। नमस्ते, मेरा नाम शीतल शाह है और मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। मानव व्यवहार और दर्शन यानी मानव शरीर और जीवन व्यवहार दो मानव के साथ और दर्शन यानी मानवता प्रकृति मानव के साथ मानवता प्रकृति। तो जो मानव का लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभिसह अस्तित्व, तो ये मानव में समाधान, तो ये मानव व्यवहार दर्शन से जो मानव लक्ष्य तक जो पहुंचना है ना, ये उसका पूरा रास्ता यहाँ से मिलता है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। मानव जो शब्द है मनाकार को साकार करने के अर्थ में और मनस्वस्था को पाने के अर्थ में मानव का ये समझ आता है। फिर अगला शब्द है व्यवहार। मानव लक्ष्य के अर्थ में दो मानव के एकत्रित होने में, दो या दो से ज्यादा एकत्रित होने में जो श्रम हो, और दर्शन वास्तविकता जो है या वास्तविकताओं की समझ की दर्शन। जी क्रियापूर्ण का अर्थपूर्ण के ऊपर श्रम करना पड़ेगा और जो दर्शन है वो पूरी अस्तित्व को देखने के संदर्भ में समझा। मानव के जो बहुत लॉ फॉर्म है कि मानव के जो मूल में जो व्यवहार ऑलरेडी प्रस्थापित है उसका दर्शन हो जाना, वही है मानव व्यवहार दर्शन। नमस्ते, मैं शैलेंद्र नोएडा से। अभी जैसे तो मानव बोलते बोलते चली आ रही थी गाड़ी 2-3 साल से। अभी 2-3 कल परसों से ऐसे क्लिक हुआ है कि मानव में दो भाग है, एक रचना वाला भाग है और एक ज्ञान वाला भाग है। और इसी तरीके से साहित्य में भी दो भाग हैं, एक व्यापक वाला है और एक ये वाला रचना वाला है, इकाई वाला है। तो अभी समझ में आ रहा है कि जो मानव का अध्ययन कैसे करना है और क्यों करना है। मानव व्यवहार दर्शन 3 शब्द हैं, तीनों को खोलते हैं तो मानव की जो व्याख्या है वो खुद के बारे में जो समझ है, अभी दर्शन में जो पढ़ाया गया उसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन होना, वो प्रवृत्ति में होना, कृति में होना, ये जो सहज भाव है उसके लिए अपने में एक जो समझ बनती है वही खुद की एक व्याख्या बन जाती है मानव की कि मैं क्या हूं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद तुरंत वो अपने होने को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो फिर वो अपनी इंद्रियों को समझता है, इंद्रियों से जगत को समझने की कोशिश करता है, ग्रहण करता है, लौटाता है। तो ये उसे इतना समझ में आता है कि मैं यहाँ पे किसी व्यवहार में हूँ, मैं यहाँ पे किसी आदान प्रदान में हूँ, मैं यहाँ से कुछ ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ। ये उसकी समझ में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये मानव हुआ। अब मानव जो है उसका होना और उसके बाद वो होने से क्या होता है यानी व्यवहार होता है। तो अवहार का मतलब है लौटाना और वी का मतलब है विशेष तरीके से लौटाना। तो वी अवहार, वी प्लस अवहार मिलके हुआ व्यवहार। तो जो मिल रहा है उसे वो कैसे प्रतिक्रिया दे, जो क्रिया हो रही है उसकी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, ये हो गया व्यवहार। और दर्शन यानी उसकी समझ होना, वो दिख जाना। तो मानव व्यवहार दर्शन यानी मानव की खुद के बारे में एक समझ होना और खुद के बारे में जो समझ है उससे जो जिस सृष्टि में वो है वहां से जो मिल रहा है और उसे जो लौटा रहा है, ये क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है, ये व्यवहार जो है, इसकी समझ पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक
मिल जाना, ये मानव व्यवहार दर्शन। नमस्कार भैया, और भैया जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा यहीं हापुड़ में पहला शिविर आपके सानिध्य में ही हुआ था, और सबका यहाँ हम लोग लगभग एक सप्ताह से हैं, तो सबका परिचय एक दूसरे से तो है ही, और कुछ गोष्ठियों में थोड़ा बहुत नज़दीक से बातचीत होती है। तो मानव की चर्चा जब हो रही तो सदियों से भारत भूमि पर तो मानव को लेके ही सारे शोध तपस्या साधना सब है। और बाबा जी की का मुख्य प्रश्न भी ये मैं को सृष्टि कैसे, सृष्टि क्या है, तो धर्म क्या है। तो ये तो दर्शन की जहाँ तक बात है तो हम सब लोगों ने कम बेसी हमने सुनी है, सब एक सी यात्रा में, कोई 2 साल से, कोई साल भर से, कोई 4 साल से, तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सूच रहे हैं लोग सबके पास है, मनाकार को साकार करने वाला, जीवन का शरीर का संयुक्त रूप, और फिर मानव देवमान्य तक उसका वैभव, फिर सार्वभौम गंगा के लिए सारा कार्यक्रम। तो मानव का की जो महिमा है वो इतनी बड़ी है कि वो सार्वभौमता और अखंडता को सिद्ध करते हैं, और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपनी महिमा को व्याख्यायित कर उसका पूरा संप्रेषण और उसका प्रकाशन ऐसा है। ये तो दर्शन की बात, लेकिन शुरू से ही हमारी इस परंपरा का जो है, हम लोगों का सौभाग्य है कि सूचना तो हमारे पास रही है। नैनम सृजन्ति शस्त्राणि, शरीर से अलग पहले से माना है मुझे, और सभी धर्मशास्त्रों में सभी विभिन्न धर्मों में भी ऐसा है। 2 जन के बाद सब आ जाएंगे, कुरान में ऐसा है। थोड़ा सा मैंने उसको भी पढ़ने की कोशिश की। तो आत्मा, शरीर, ये सब चर्चाएं शुरू से कहीं ना कहीं स्वीकार रहा ही है, लेकिन मानव पूरा समझ में नहीं किसी को नहीं। अब ये दर्शन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी सोम भाई, आदरणीय सोम भाई से वहाँ नाश्ते के समय भी बात करी थी कि भैया मुझे कभी ये जाति धर्म समझ में नहीं आया, जब मुझे छोटा करने बच्चा, और वो आज तक मुझे स्वीकार नहीं हुआ। और अगर कोई गलत शब्द और गाली गलौज करता है तो बुरा लगता है। तो उनको निम्न जाति अभी कह दिया जाता है, तो पहली गाली सी लगती है निम्न जाति। केवल कार्य के आधार पर ऐसा हम बोलते, ये भी शेयर हुआ कि मेरे पिताजी केवल ऐसे थे जो कथाकथित निम्न जाति शब्द योजना, जबकि वो अशिक्षित थे किसान की, यहीं से हुए डिस्ट्रीब्यूशन, और इस जाति का यहाँ इस क्षेत्र में प्रभाव भी है। जहाँ जहाँ जिस जाति का है प्रभाव, उनका दबंगई हो जाती है। तो मेरे फादर ऐसा कभी नहीं करते। तो एक बात तो ये होगी, तो शरीर और मैं अलग हूँ ये सोचना पहले से कुछ है हम लोगों के पास कुछ, लेकिन है क्या वो स्पष्टता मानव के बारे में नहीं। दरअसल ये सारी सूचनाएं हमें दे रहा है। ये एक बात है। व्यवहार की जब बात है तो पढ़ाई लिखाई में तो सब हम लोग ऐसे ही। तो व्यवहार मुझे बहुत छूटा, स्वभाव पर मेरा ध्यान हमेशा गया बचपन से। बहुत सारी घटनाएं हैं, अर्ली एज की भी है, तो मुझे ऐसा उन घटनाओं से मुझे संकेत मिला कि इतनी सी बात में मानव हैंडल होता है, कुछ बड़ी बात है। इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन मैं कॉलेज लाइफ में आ गया तो कम्युनिज्म से जुड़ गया। उसमें मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ किसी धर्म शास्त्र की बात नहीं है, और यहाँ किसी जाति विशेष को दबाने की बात नहीं, ये सबकी बात है। और ये बात सोमवार से भी चर्चा हुई है। तो जब हम एक दूसरे को सुनना चाहते हैं, जैसे भैया ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को सुनना हमें सबको अच्छा लगता है। किस किस की यात्रा कैसी, एक दूसरे के सुनने का मतलब है ये सबकी यात्रा मिलकर के कहीं एकता की
दृष्टि मुझे लगती है ये बात वहां क्लियर हो। यात्रा हमारी मानव की एक ऐसी भी घटनाएं हुई कि मैं बिहार में जा रहा हूँ और कोई बड़ी घटना हो रही है, बीच में आ गया और मैंने उसको कहा भैया ये तो ठीक नहीं है, आप यहाँ से जाओगे दूसरी जगह तो ये व्यवहार नहीं करोगे और वो चीज़ हैंडल होगी और मेरे लिए चमत्कार से होगा। जबकि उस समय मेरी 26-25 साल की, लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट था थोड़ा सा बोलने का रहा है। ऐसा राजस्थान में हुआ एक बहुत ही जैसे आदिवासी आदमी होता है, काली चमड़ी और केवल लंगोटी और 2-4 किलो लकड़ी लेके, और बस वाले ने भी रोका, उस बस वाले को रोका तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, खुश हुआ मैं, जबकि वो मेरी कुछ एज नहीं थी। तो उसके लिए भी उसने रोका। जून का महीना था और एक हमारा जैसा बाबूजी बैठा था, हर पहली खिड़की को बराबर और वो नेचर में संकोच तो होता है क्योंकि मॉडेस्टी उनकी जन्म ऐसी है, दबाव वो पहले से महसूस करते हैं। वो तो बैठ गया नीचे फर्श पर, तो बाबूजी बैठा, बोले बाबूजी बैठे, वो उसको धमका रहे पीछे हट, जबकि कंडक्टर ड्राइवर ने उसको चढ़ा है। अब मैं खड़ा हो गया, बस मुझे वो चीज उस समय सहन नहीं। मैंने कहा जेंटलमैन देखो ये भारत, यही शब्द था और उनका चमड़ी तेरी भी ऐसी ज्यादा फर्क नहीं था, पैंट का ही फर्क था, चश्मा वश्मा लगा। मैंने कहा भारत है, मेरे फादर भी ऐसे और मैं तुझे यहाँ बैठा दूंगा जहाँ ये आदमी बैठा। क्या वो तो डर गया बेचारा, एक जवान आदमी ऐसा बोलेगा, पटक देगा पूछा, वो तो ऐसा ही डर रहता है। तो ये घटनाएं मुझे ऐसा संकेत दे रही थी मानव के वजह से, और मुझे ऐसा भी लगता रहा है कि कुछ भी अलग नहीं। तो कहीं अब यहाँ दर्शन से रिलेट हो जाती है कि ये सारे मानव जाति के, ये मुझे महसूस होता ही रहा। दूसरे व्यवहार की बात इसमें शामिल हुई थी। फिर व्यवहार में एक बड़ी बात मुझे लगती थी, नौकरी के लिए तो हम चले घर से, और नौकरी में से मिलने वाले पैसे का मुझे कभी लालच नहीं रहा, मैं किसी जुड़ा नहीं। और उसके बाद जो नौकरी मिली कोई काम नहीं किया, केवल बच्चे के साथ पढ़ाने का और कुछ खरीदा हो ये नहीं किया। पैसा संपत्ति बनाते हैं सब दिल्ली के टीचर्स, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, सारा जीवन उसमें खपा दिया। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश रहा, मैं ट्यूशन भी नहीं, बहुत सारे बच्चे फ्री में कर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा गोष्ठी हो जाएगी, ज़्यादा लंबा हो रहा है, कंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई बहन होंगे। तो ये मुझे आदमी में सुंदरता लगती कि हमारे यहाँ तो चोर चक्के भी बच्चे आते हैं जेब कतरे में। तो नंदनगरी में 32 साल रही डिफेंस जगह होती है, और वो बच्चे, और वो एक बड़ी बड़ी घटनाएं हैं वहाँ की, और वो इतना कर्तव्यता के साथ हो सकता है अपराधी बच्चा, वो हमारी तरफ नहीं से कहा। तो मैं तो एक तरीके से जैसे आदमी छा जाता है हीरो, कुछ ऐसा हो गया तो सारे समाज के उस क्षेत्र में एक बढ़िया आदमी मान लिया उन्होंने। तो व्यवहार की महिमा ये है, मुझे व्यवहार की कोई सार्वभौम झलक से कुछ आभास लेते रहता है, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ दर्शन कह रहे हैं, कहता है कि अखंडता सार्वभौमता क्या और उसकी निरंतरता क्या मानव दर्शन ही आदमी करनी है। इसलिए हम इंडिविजुअल कौन कैसा वो देखने में सुंदर अच्छा लगता है। तो सार्वभौम मानव का दर्शन नहीं हुआ, सार्वभौम मानव के कार्यक्रम का दर्शन नहीं हुआ। तो व्यवहार की बात कल ही पूछ रहे थे भैया कि व्यवहार क्या है, तो मुझे लगता था कि ये कार्यक्रम के बगैर व्यवहार सिद्ध नहीं होगा। तो जैसे मैं स्कूल में ये पढ़ाने का कार्यक्रम मुझे मिला, मुझे प्रमोशन, तो मुझे लगा मैं फंस गया 32 साल में। ये किसी के दिमाग में आता नहीं है नौकरी करने। उस समय जब हम लोग निकले कि 32 साल करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल बुरा हो जाऊंगा। फिर मैंने सोच लिया कुछ पैसा आएगा छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ तो पाया, बच्चे रोज मिल जाए और उनका मैं गाँव चला जाऊँगा, एक फ्री वाला स्कूल बनाऊंगा, जमीन है थोड़ी बहुत तो खाना पीना तो चलेगा। फिर सोचा कंप्यूटर ही हो गया, कंप्यूटर वाला को लगाऊंगा,
मकान खाली हो गए, भाई तो कोई भागे सब, उस मकान में जो है कंप्यूटर लगाऊंगा, गरीब बच्चे सीखेंगे। और फिर ये दर्शन मिला। नहीं, इससे पहले बड़ी बढ़िया बात हुई कि मैंने ब्रेल लिपि सीखी, ब्लाइंड टीचर्स आते थे हमारे, और मैंने लिखना अच्छा सीख लिया। मतलब ब्लाइंड क्षेत्र में जहाँ भी होंगे इकट्ठे करके लाऊंगा और वहाँ रखूंगा। तो मुझे लगता है मानव का व्यवहार कार्य कर्म के बगैर पूरा नहीं। मतलब अभी हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे अभी भैया सुख भाई बता रहे, लक्ष्य के अपनी मानव का व्यवहार जो है उसका प्रकटीकरण लक्ष्य अपनी। ये लक्ष्य, ये जो मुझे उस समय लगता था, तो मुझे लगता था कि व्यवहार लक्ष्य के साथ नहीं तो वो पूरे तरीके से स्पष्ट होता है। और इस बात के साथ बहुत धन्यवाद का दर्शन लिया है। एक बार पुनः भक्ति और सेवा की प्रति कृतज्ञता। हेलो, हाँ, ठीक बात है। तो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, मानव व्यवहार और दर्शन शब्दों को आप कैसे समझते हैं, इसको लेकर बात। कोई इसमें और शेयर करना चाहेंगे? नमस्ते भैया, मेरा नाम दिव्या है और मानव व्यवहार दर्शन ये शब्द इतना अट्रैक्ट किया मुझे, क्योंकि अब तक की मेरी जिंदगी पूरी आत्म केंद्रित थी। मुझे मानव व्यवहार को स्किप करके सीधा दर्शन को समझने की इच्छा थी, और अपने दर्शन को समझने की इच्छा मतलब पता नहीं कैसे ये भावना घर कर गई कि अगर आप दर्शन में जाना चाहते हैं तो आपको आत्म केंद्रित होना होगा, और आत्म केंद्रित होने में मानव किसी अन्य वस्तु या मुझसे कोई अलग है, जो मेरे अलावा है वो मानव है, मैं तो मैं हूँ। तो उससे निकलने के लिए एक रास्ता है कि मानव मतलब मेरे आसपास जो भी है मैं भी मानव हूँ, और मेरे आसपास जो भी व्यक्ति है जो ज्ञान की तलाश में ही है, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, तो वो सब मानव है, और हम लोग आपस में व्यवहार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लगता था कि आत्म केंद्रित हो जाना ज्ञान मार्ग में मुझे ले जाएगा। तो मानव व्यवहार दर्शन को सही तरह से समझने के लिए, एक विशिष्ट दृष्टि के लिए व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू। नमस्ते भैया, मानव व्यवहार दर्शन जैसे दीदी ने बताया, मैं भी ज़्यादातर स्वकेंद्रित रहा। तो दर्शन से बात बहुत पकड़ में आएगी, एक अकेले जीने का कोई कार्यक्रम नहीं, और ज़्यादातर कार्य ही करते थे मानव के साथ, व्यवहार तो किया ही नहीं। तो मेरी नई परिभाषा जैसे जैसे जीवन में अप्लाई करते गए, तो काफ़ी सुकून हमें भी मिला और आसपास के लोगों के माध्यम से भी जानने को मिला, काफ़ी आज़ादी महसूस हुई, उनको भी हमको भी। और इसका दर्शन मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि समझ में हमारी मेरी जो अस्तित्व में भागीदारी है और मेरे आसपास के जो लोग हैं, तो उसको हम डिटेल में कैसे समझ पाए, जो इसे मैं मानव व्यवहार दर्शन समझता हूँ। अदरवाइज पहले मैं नाक से मैं गुजरात हूँ, पटेल हूँ, परिवार हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैं आदमी हूँ, मैन हूँ, वुमन हूँ, तो मैं वो इतने गहराई से अंदर कंडीशनिंग हुआ था, तो दूसरे लोगों से इतना सहज भाव से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। तो मूलतः जीवन मैं जीवन हूँ, शरीर से जीवन अलग एंटिटी है, और जीवन से जीवन का जो व्यवहार है उसका समग्रता में अस्तित्व में दर्शन हो जाए, ये कॉन्टेक्स्ट में रहे पुस्तक की क्लियरिटी हो रहा है। धन्यवाद भैया, मैं इसको ऐसा समझता हूँ मानव व्यवहार दर्शन को, कि अभी जो हम जीते तो किसी न किसी समझ और अपने जीने में जो अवधारणाएं बन जाती हैं उसके आधार पर ही सारा जीना होता है। तो चूंकि अभी तक मानव ही समझ में नहीं आया था, तो हमने जो भी जाने अनजाने अपनी अवधारणाएं बना ली, स्पष्ट कर ली और उसके आधार पर जीना शुरू किया। तो या तो शरीर समझ में आया या तो कुछ और। तो मानव समझ में नहीं आया तो ना मानव लक्ष्य पकड़ में आया और ना समझ। तो अभी इस दर्शन के आने के बाद से सही मायनों में वास्तविकता की एक समझ बनती है और उसके प्रति कोई दृष्टिकोण बनते हैं और अवधारणा स्पष्ट होती है। तो मानव भी समझ में आता है, मानव लक्ष्य भी समझ में आता है और संबंध।
तो अब जो भी मैं कुछ करूँगा वो मानव लक्ष्य के अर्थ में करूँगा और संबंध के अर्थ में करूँगा। तो ये मेरा मानव व्यवहार दर्शन है। इसमें जैसे 3 शब्द रहे, मानव व्यवहार दर्शन, तो इसमें मानव तो के लोगों ने बोल ही दिया, तो शरीर और जीवन का संयुक्त अभिव्यक्ति। तो मानव के बाद व्यवहार को जब देखते हैं, तो जैसे कल शाम को आप भी बता रहे थे, तो उसके आधार पे उसको थोड़ा सा अगर विश्लेषण करूं तो व्यवहार में ऐसा दिखता है कि 2 मानव के बीच में एक निश्चित अपेक्षाएं हैं, और वो निश्चित अपेक्षाएं मूल्यों के रूप में दिखती हैं, और जो निश्चित अपेक्षाएं हैं वो व्यवस्था के अर्थ में है। वो व्यवस्था के जो अर्थ में है, तो व्यवस्था को समझने से अपने में सुखी होना और समाधानित होना, और फिर उन संबंधों में उभय होना की संभावना बनती है। और क्योंकि मानव में शरीर और जीवन दोनों हैं, तो वो दोनों की व्यवस्था को समझना एक आवश्यकता बनती है। तो पूरी व्यवस्था का फिर दर्शन होना भी बनता है। वो समझ में आएगा तो व्यवहार में निश्चित अपेक्षाओं को समझ पाएंगे, और निश्चित अपेक्षाओं को समझ पाएंगे तो व्यवहार में उभय होगी, और तब सुख समाधान की स्थिति बनेगी। सभी को नमस्कार। मानव व्यवहार दर्शन के संदर्भ में मुझे इतना कहना है कि मैं मानव हूँ, शरीर और जीवन के साथ हूँ, मैं सुखी रहना चाहता हूँ। दूसरा व्यक्ति भी मानव है, वो भी शरीर और जीवन के साथ में है, वो भी सुखी रहना चाहता है। तो इस संदर्भ में परस्परता में जो हम सहयोग का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि दोनों लोग सुखी रहें, उसको हम व्यवहार कहते हैं, और इसकी परंपरा बनी रहे, उसको दर्शन में बताया गया है। इस प्रकार से मानव व्यवहार दर्शन मेरे अनुसार बनता है। ठीक, किसी और का कभी मन हो तो जरूर बताइएगा। मैं भी अपना पक्ष रखूं इस पर। मानव व्यवहार दर्शन 3 शब्दों में मैंने कैसे समझा इसको। देखिए, जब मानव की हम बात कर रहे हैं तो अपने को तो देख ही सकते हैं, है ना? सही में तो हम अपने ही को देखते हैं, उसी के आधार पर बोलते हैं। तो मानव रूप में हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि हमारे में देखने की क्षमता है ना? बच्चे का जन्म होता है, या कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, गर्भ से ही वो सुनना शुरू कर देते हैं, है ना? जन्म होता है तो हम देखते ही हैं, सब चीजों को देख रहा होता है, पहचानने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता बच्चों के साथ? नवजात शिशु भी पहचानने की कोशिश कर ही रहा होता है ना? जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, पहचानने में हमारी प्रखरता बढ़ती है चीजों, है ना? धीरे धीरे कुछ चीजों को अभ्यास से, कुछ चीजों को टटोल के, समझ के, कुछ करके हम चीजों को पहचान रहे, है ना? यही हमारी दर्शन क्षमता है, चीजों को देख के पहचानना। क्या आपने होता है कि नहीं होता है? जिन मनुष्यों को आप जानते हो उनमें भी होता है? तो सभी मानव के अंदर देख के पहचानने की एक क्रिया, ठीक है? तो मानव की जो मूल क्षमता है वो दर्शन क्षमता, इसको ही अब मैंने टेक्निकल भाषा बोलते हैं, है ना? मानव की मूल क्षमता क्या है? दर्शन क्षमता, देख के पहचानने की क्षमता। देखने का मतलब आंख से ही नहीं है, ये बात आप लोगों के साथ परिचय शिविरों में शायद पूरी होगी। हम आंख से नहीं देखते हैं, हम ध्यान से देखते हैं, आंख के माध्यम से। फिर से बोलूं, हम किससे देखते हैं? ध्यान से देखते हैं। देखिए, इस कमरे में इतनी सारी चीजें हैं, सब आपके आंख के पर्दे पे पड़ रही है, पर सब आपको दिख रही नहीं। दिखती कौन सी है? जिस पे ध्यान दें, है ना? जैसे वो दीवार में देखे वो कागज, पहले भी इसकी छवि आपके आंख के पर्दे पे पड़ रही थी, पर ये दिखने का दिखता कब है? जब ध्यान करते हैं किसी चीज। हम ध्यान से देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सूंघते हैं,
सारी इंद्रियों को हम ध्यान से प्रयोग करते हैं, पूरे शरीर को ध्यान पूर्वक प्रयोग करते हैं, है ना। पर देखने वाला कौन है इसमें, इसको पहचानने वाली क्या इकाई है, उसको हम बोल रहे हैं जीवन। जीवन जो है वो ध्यान पूर्वक पहचानता है, ठीक है। तो हमारा जो चैतन्य पक्ष है, जो कॉन्शियस है, वो जहाँ पे फोकस्ड होता है वो चीज हमारे को पहचानने आती है, ठीक है। ये सबको स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। हम आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, पर देखने वाला कैसे, किससे देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। देखने वाला कौन है, हमारा जीवन, हमारा चैतन्य, ठीक है। तो हम सब में देखने की क्षमता है ना। इसमें सबको स्पष्टता होती है कि आप सब देख पाते हैं, देख के पहचानने का प्रयास करते हैं। तो हम जो भी देखते हैं, जो भी पहचानते हैं, है ना, फिर जैसा हमने देखा है, जैसा पहचाना है, वैसा उसके साथ हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। एक तो हमारे अंदर देखने से बनता है कि ये सही है या गलत है, या इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सब हमारे अंदर विचार के रूप में, कल्पनाओं के रूप में, इच्छाओं के रूप में चलता है ना। ये मानव रूप में हम सब करते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो मुझे दिख रहा है ये कैसा है और ये कैसा हो सकता है या कैसा होना चाहिए, ये सब कल्पनाएं हमें चलती रहती है। और जैसा होना चाहिए उसके लिए हम कुछ करते हैं। हमें लगता है बच्चा सो रहा है तो इसको थोड़ी सुविधा मिलती रहे, इसको आराम मिलता रहे, इसके लिए हम कुछ कर देते हैं, है ना। कोई बड़ा है, यहाँ पे शिविर चल रहा है, सब बैठ के सुन रहे हैं, इसके लिए हम कुछ सुविधाएं कर देते हैं। शिविर में ऐसा हो, अजय भाई हैं, अपने सिद्धि भाई, ये सब सीधे लगे रहते हैं सारा टाइम कि अच्छे से सुविधा बनी रहे यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका भी एक अनुमान हम बनाते रहते हैं। इसके अर्थ में हमारी कल्पनाएं चलती रहती हैं। उस अनुमान के आधार पे उसमें कुछ अपना हम क्रियाकलाप से कुछ भागीदारी करते हैं, है ना। तो इसको कैसे जो करते हैं इसको बोलते हैं कर्म। तो हम देखते हैं, हम सोच विचार करते हैं, कुछ कर्म करते हैं, ठीक है। जो कर्म करते हैं वो कहाँ करते हैं, संसार में करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो जो कोई भी कर्म होता है उसका कोई फल परिणाम आता है ना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, इसका कोई प्रभाव आप पे बन ही रहा होगा, किसी को स्वीकार हो रहा होगा, किसी को स्वीकार ना हो रहा होगा, है ना। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं इसका कोई ना कोई फल परिणाम आता है। इस फल परिणाम को भी हम पुनः देखते हैं, है ना। बच्चा गलती कर रहा है, चलो इसको डांट लगा देते हैं, फिर ये गलती बंद कर देते हैं, डांट लगा देते हैं। कभी बच्चा गलती रोक देता है, कभी नहीं रोकता है। दोनों ही फल परिणाम आ जा सकते हैं, देखेंगे हम सब, है ना। तो जो फल परिणाम आता है उसको भी हम देखते हैं। हमने जैसा सोचा था उसके अनुरूप अगर फल परिणाम आता है तो अपने को हम सुखी मानते हैं, और उससे विपरीत कोई फल परिणाम आता है तो हम दुखी मानते हैं, ठीक है। तो जब उसके अनुरूप फल परिणाम आके इसको नाम देते हैं समाधान, कि भाई जैसा हमने सोचा किया वैसा हो गया, इसको समाधान कहते हैं। और जब हमने जैसा कुछ सोचा वैसा किया पर उससे विपरीत या उससे अन्यथा कोई परिणाम आ गया तो उसको हम बोलते हैं समस्या। तो हम समाधान या समस्या की भी दृष्टा है, उसको भी हम देखते हैं। इससे हमारे अंदर की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ये सब क्रियाएं जहाँ चल रही है इसका नाम है मानव। तो मानव जो है उसमें देखने की ताकत है, उसमें सोचने समझने की ताकत है, सोच समझ के कुछ करने की ताकत है, करने के फल परिणामों का मूल्यांकन करने की ताकत है, और उन मूल्यांकनों के अर्थ में अपने सुख दुखों के रूप में अपनी स्थिति को पाने की एक ताकत है, ठीक है। ये सब मानव के अंदर हो रहा है, आप में, हम में, है ना। तो हम देखने वाले भी हैं, हम करने वाले भी हैं, और हम भोगने वाले भी हैं। दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, ये तीन चीजों के साथ मानव, ठीक है। ये समझ में आता है आपको? ये क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि देखिए हम जो बात कर रहे हैं मानव व्यवहार दर्शन की बात कर रहे हैं। तो मानव के रूप में, है ना, मानव में जीवन रूप में हम दृष्टा हैं, मानव रूप में हम कर्ता हैं, और फिर जीवन रूप में ही हम भोक्ता हैं, ठीक है।
या मानव रूप में भोक्ता माने, कभी मानव ही रख लेते तीनों, दृष्टाकर्ता भोक्ता, हम तीनों एक कर पा रहे हैं। तो ऐसा है मानव। अब ऐसा मानव जो भी कर्म कर रहा है ना, अभी तक जो परंपरा में सोचा गया हम कर्म करते हैं अपने आप से और इसका फल भी हमको ही मिलता है, तो कर्म भी अपने हमारे आपके अकेले अकेले के और उनके फल परिणाम भी अकेले। यहाँ पे ऐसी सूचना नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी अलग सूचना। हम कर्म जो करते हैं सबके बीच में करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये कर्म है ना, ये अकेले में कर रहा हूँ या आप सबके साथ कर रहा हूँ? तो मैं जो कर्म करूंगा उसका फल मेरे को तो मिलेगा ही, पर ये फल आपको भी तो भोगना पड़ता है। तो हर कर्म का कोई प्रभाव बनता ही है ना? तो हम सब मिलके कर्म करते हैं। ये मानव के लिए पहचानने की बात है। मानव का सारे कर्म सहयोग पूर्वक सफल, मानव के सभी कर्म जो है वो सब सहयोग पूर्वक ही सफल होते हैं। ये समझ में आता है? इसके लिए सामान्य सा उदाहरण है, वो ले लेते हैं, है ना? सबसे सिंपल, किया अभी कल्पेश जी हमारे पानी पी रहे है ना, पानी पीने में इनको किस किस का सहयोग प्राप्त है? जहाँ पानी बना, हाँ जी, जहाँ आरो प्लांट से पानी बना, हाँ, वो ट्रांसपोर्ट करके लेके आया, यहाँ का लोकल जो था उसने यहाँ लगाया जी। ठीक, हाँ जी, और बताइए, और किसका सहयोग है? प्रकृति का भी नहीं, मानव के सहयोग की बात कर लेते हैं, प्रकृति के सहयोग को भी 2 मिनट छोड़ते हैं, है ना? बताइए किस किस मानव का सहयोग प्राप्त है पानी पीने? बॉटल वाला, और पानी तो मानव ने नहीं बनाया है, हाँ, साफ जरूर किया, पीने योग्य जरूर। व्हीकल जिस व्हीकल में आया वो ट्रांसपोर्ट वाला, डीजल वाला जी, वो व्हीकल में जो डिफरेंट पार्ट्स बनाए वो सब फैक्ट्री के मजदूर जी। और बताइए, हाँ जी, बिजली वाले, हाँ, और बताइए, हाँ। तो ये पता चलता है परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पूरे समाज का सहयोग इसमें समाया। जब तक पूरे समाज का सहयोग ना हो, कल्पेश भैया पानी नहीं पी सकते, आप पानी नहीं पी सकते, आप नहीं पी सकते, आप मैं नहीं, कोई नहीं पी सकते। हमारे मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारे को सब पूरे समाज का सहयोग, ये समझ में आता है सबको? ये छोटा सा काम है, कितना छोटा सा काम, पानी पीने, इसमें किस किस का सहयोग है? सर्व मानव का सहयोग हमारे। किसी का डायरेक्टली है जिसने पानी लाके दे दिया भैया को, किसका इनडायरेक्टली है जो बैकग्राउंड में चल रहा है ना? तो समाज के अंदर किसान जो खेती कर रहा है उसका भी सहयोग है, समाज के अंदर जो कपड़ा बना रहा है उसका भी सहयोग है, समाज के अंदर कोई इंडस्ट्री चला रहा है उसका भी सहयोग है, हर किसी का सहयोग है। जिस व्यवस्थित समाज का पूरे का सहयोग इसने कल्पेश भैया के पानी पीने में समाया, आपके पानी पीने में समाया है, हम सबके पानी पीने में, खाना खाने में, शिक्षा देने में, व्यवसाय करने में, स्वास्थ्य का ध्यान रखने में, काम धंधा करने में, है ना? इन सभी कामों में हमको पूरे समाज का सहयोग। मजेदार बात यह है, केवल आज में जितने लोग काम कर रहे हैं केवल इन्हीं का सहयोग नहीं है। आदिकाल से अभी तक के जितने मनुष्य, जिसको बोलते हैं मानव परंपरा, किसी ने तो पानी पीने की व्यवस्था को पहचाना, किसी ने पानी शुद्धि के तरीके को पहचाना, पानी की स्टोरेज को पहचाना, उसकी शिक्षा को पहचाना। ये जो तमाम काम है ये परंपरा में हुए, उसके आधार पे हम कर पा रहे हैं। तो पूरी परंपरा का भी सहयोग है। आप जो बैठे हैं वहीं इधर कुर्सी पे बैठे हैं, इसी कमरे में बैठे हैं, हॉल में बैठे हैं, किसी प्रकार के वस्त्र पहने हैं, मौसम के अनुकूल हैं, ये सब के अंदर पूरी परंपरा का सहयोग है कि नहीं? ये सब काम आप नए से रीइन्वेंटिंग द व्हील करते रोड बैठे। मानव के अंदर जो प्रगति है, जो विकास, जो हमारे नेता गाते रहते हैं विकास विकास,
वो किस कारण से है, क्योंकि हर पीढ़ी कुछ ना कुछ योगदान दे रही है, उसको लेकर आगे बढ़, ठीक है ना। तो मानव का जो जीना है वो सहयोग पूर्वक, ऐसा कहना ठीक होगा। मानव में ही सर्वाधिक सहयोग की आवश्यकता है, ये समझ में आता है। ये पृष्ठभूमि है किसको समझने के लिए, व्यवहार को समझने। अब व्यवहार क्या हो गया, जो निश्चित सहयोग का आदान प्रदान ही व्यवहार। जैसे आप मान लीजिए इस शिविर में, तो मैं एक निश्चित सहयोग प्रदान कर रहा हूं, आप कुछ निश्चित सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये व्यवहार, तभी तो चल पा रहा नहीं शिविर। हम वहां गए थे नाश्ता करने, हम वहां पे जिन्होंने नाश्ता बनाया था, जो परोस रहे थे, उन्होंने निश्चित सहयोग प्रदान किया, हमने एक शिष्टता पूर्वक उसको ग्रहण किया, ये हमारा सहयोग रहा। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में व्यवहार, तो निश्चित सहयोग का आदान प्रदान की व्यवहार, ठीक है। ये समझ में आपके मानव जाति के रूप में जो कर्म है, इन सबका मूल्यांकन करने की क्षमता है, ठीक है। बताइए, इतनी चर्चा पे किसी को पूछना हो, बोलना हो तो बताइए। भैया व्यवहार की जब आप बात करें, आपने कहा निश्चित सहयोग का आदान प्रदान, सिर्फ ऐसे क्यों नहीं कहा सहयोग का आदान प्रदान, निश्चित से क्या इंगित है? अब देखिए, मैं जिसको आप और हम साथ जीते, बेटिया आपके साथ, तो इसकी आवश्यकता है निश्चित है या अनिश्चित? किसी भी मनुष्य की आवश्यकताएं निश्चित होती है, अनिश्चित होती है। आवश्यकता के रूप में, चाहना की बात नहीं कर रहा, है ना, कंफ्यूजन वही होता है। आवश्यकताएं सब निश्चित है, तो उसको पूरा करना जिम्मेदारी है आपकी, हमारी। हम जिन भी संबंधों में वहां निश्चित आवश्यकताएं, उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। जिसकी हम भूमिका में अपने को पहचानते हैं, पिता के रूप में पहचानते हैं, भाई के रूप में पहचानते हैं, पति के रूप में पहचानते हैं, है ना, मित्र के रूप में पहचानते हैं, शिक्षक के रूप में, जहां पे भी अपनी भूमिका को पहचानेंगे वहां निश्चित जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि हर भूमिका किसी आवश्यकता की पूर्ति करेगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा नहीं? तरह से पकड़ में नहीं आया। तो आवश्यकता जो है ना, आपके और आपकी बिटिया के लिए, मान मानव का आचरण जब निश्चित है ही नहीं, तो हम यहाँ पे निश्चित शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? बता दें, तो मानव के आचरण निश्चित है, वर्तमान में मानव निश्चित आचरण का निर्वाह नहीं कर पा रहा अपनी अज्ञानता, ठीक है। जैसे बिटिया है ना आपके साथ, इस संबंध को देखते हैं मानव, इसके अंदर जो आवश्यकताएं हैं जिनको आप पहचानते हैं, है ना, ये निश्चित करती है या निश्चित करती है? बिटिया के लिए जो आपने प्रदान करना है वो निश्चित है या अनिश्चित? इसको भोजन देना होता है कि नहीं देना बिटिया? इसकी व्यवस्था आपको करके रखनी है कि नहीं? दूसरा, इसकी शिक्षा के लिए आप कुछ करते हैं कि नहीं करते? इसके व्यवहार को संयत करने के लिए आप कुछ करते हैं नहीं करते? इसको आगे सीखने समझने के लिए कुछ अवसर देते हैं कि नहीं देते? ये सब निश्चित है, निश्चित है। तो आवश्यकताएं तो निश्चित है, आप उसके लिए कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। वो प्रयास पूरे पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं गलत मुद्दा है, जिसका मूल्यांकन आप कर रहे हैं। रोज करते ही होंगे कि भैया इसका भोजन पूरा पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, इसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके भोजन में कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं है, ऐसे इसकी शिक्षा में कोई कमी तो नहीं है, इसको पूरा पड़ रहा है इसकी आयु के हिसाब से, इसकी पात्रता के हिसाब से। ये सब आप मूल्यांकन करते ही, हर पेरेंट करता ही है। अब हम जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो हमारी समझ का फंक्शन है, हमारी जैसी समझ उसका मूल्यांकन कर पाते हैं।
तो बच्चों के प्रति अधिकतर माता पिता का स्वास्थ्य के प्रति तो मूल्यांकन ठीक ठाक होता रहता है, उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख लेते हैं, लेकिन उसके व्यवहार के प्रति, उसके शिक्षा के प्रति मूल्यांकन के अभी हमारे पास आधार ठीक नहीं, ठीक से नहीं कर पाते। पर उस परिस्थिति में, इस संबंध में वो आवश्यकताएं तो उतनी है, उसका पोषण होना है, उसका संरक्षण होना है। इसके अलावा और क्या करेंगे? कोई भी आप क्या, कोई भी माता पिता होगा बच्चे के साथ और क्या कर सकते? तो अस्तित्व सहज विधि से जब देखते हैं तो हर मानव परस्परता में आवश्यकताएं निश्चित हैं। अगर आवश्यकताएं निश्चित हैं तो अपेक्षाएं भी निश्चित होंगी। बच्चा जो है उसकी अपेक्षा क्या है? उसको उसके पोषण और संरक्षण के लिए वस्तु मिलती है, यही तो उसकी अपेक्षा है। अब मानव की जो अनिश्चितता की बात है वो ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए कभी इस आवश्यकता की पूर्ति करता है, कभी नहीं करता। ठीक है, पर परिस्थिति में, अस्तित्व में तो आवश्यकता निश्चित है। तो जब हम निश्चितता वाली चीज को पहचान लेते हैं, जो कि समझदारी पूर्वक होगा, तब हम निश्चित सहयोग करने योग्य हो जाते हैं। आवश्यकताएं असीम। जैसे बताइए बिटिया की कौन सी आवश्यकता है? बताइए इस बिटिया की, आपकी बिटिया की कौन सी आवश्यकता है असीम, जिसे आप पूरा करने में सक्षम नहीं? आवश्यकता का आधार कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता असीम है तो आवश्यकता असीम है। कल्पनाशीलता असीम होने से सीमित आवश्यकता को भी पहचान सकती है और असीमित को भी पहचान सकती है। आप बोल रहे हैं आवश्यकताएं असीम, ये तो पहचानने वाला मुद्दा ही नहीं है। आप तो होने के स्वरूप में ही बोल रहे हैं कि आवश्यकताएं असीम। मैं पूछ रहा हूँ, ये बिटिया है, इसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, ये असीम है और ये असीम है। उदाहरण दे दीजिए। भूख, हाँ असीम है भूख। कितना खाती है बेचारी? 100 ग्राम, 150 ग्राम। भूख किस वस्तु से संतुष्ट होगी? वो वस्तु तो निश्चित नहीं है। तो वस्तु जब अनिश्चित है तो उसका मतलब भूख अपने आप में एक कोश के रूप में आप कह रहे हैं कि निश्चित है, पर भूख किस चीज से संतुष्ट होगी वो असीम है। इसकी कितनी आयु हो गई? 7। ये अभी तो भूखी रही है के 7 वर्ष, या रोज इसका पेट भरता है? रोज पेट भरता है, लेकिन किस चीज से पेट भरता है? एक तो इसकी भूख पूरी हो रही है। हाँ, ये निश्चित बात की थी, अनिश्चित बात? 7 साल से रोज इसका पेट भर रहे हैं, फिर भी बोल रहा है निश्चित। पेट भरना निश्चित है, भूख होना निश्चित है। मैं भूख से इनकार नहीं कर रहा हूँ। जब वस्तु की बात आती है तो वस्तु असीम है। जो इसकी भूख भरते हो आप किसी अवस्तु से भरते हो या वस्तु से? वस्तु से भरते, तो वो भी निश्चित होगी। वो निश्चित होगी। और मूल्य, हाँ, तो भाव, चलिए भाव पे जाएंगे। तो भाव की जो क्षम, वो पात्रता है, वो उसकी, मान लीजिए उसका ये है कि मुझे पूरा समय दिया जाए 7 साल में। उसकी आवश्यकता ये है कि 7 साल 365 दिन 24 घंटे, ये उसकी आवश्यकता है, क्योंकि उसकी भाव की आवश्यकता ये है। भाव की आवश्यकता असीम हो गई, तो मैं कैसे दे पाऊंगा? मैं पूर्ति नहीं तो निश्चित कैसे कर सकता हूँ? तो ये इसकी आवश्यकता है या हर मानव संतान की आवश्यकता है? अपनी स्थिति गति पे निर्भर है। तो जब अगर हम अस्तित्व, देखिए कहाँ से शुरू, हर मानव संतान है ना इस व्यवस्था का एक भाग। हर मानव संतान की कुछ निश्चित अपेक्षाएं, ठीक है, समझदारी पूर्वक उनको पहचान के पूरा कर सकते हैं। जब तक हमने उसको पहचाना नहीं है, हम तुक्केबाजी करते हैं। ठीक है, जिन
जिन बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, ज्ञान की भी कुछ निश्चित आवश्यकता है और भौतिक वस्तुओं की भी कुछ निश्चित आवश्यकता है, जिस दिन हम समझ लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। शरीर वाली अभी हमेरी बात हुई कि आप कर ही रहे हो। जो भाव पक्ष की आवश्यकता है इसको भी हम समझते नहीं है, इसलिए हम इसको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए हमारी कल्पनाएं उसमें अलग अलग अनुमान बनाने का प्रयास करती रहती है। हमें लगता है कि अनंत है, क्योंकि हमें स्पष्ट नहीं। जब स्पष्ट हो जाता है तो पता चलता है थोड़ा सा ध्यान देने से बच्चे की आवश्यकता पूरी होती है, पर वो निश्चित विधि से और निश्चित दिशा में ध्यान देना होता है। तो ये सिर्फ इसका मतलब ये कि ये सिर्फ जागृत मानव के संदर्भ में व्यवहार की व्याख्या हुई, भ्रमित मानव के संदर्भ में नहीं हुई। तो मानव किसे कहेंगे? भ्रमित को तो अमानव कहते हैं। ये तो बताया नहीं किसी को। भ्रमित मान, मैं सोचा परिचय शिविर में चर्चा हुई, क्योंकि मैंने मान, मैं अभी बता देता हूँ। भ्रमित मानव की संज्ञा अमानव, मानव से कम रूप में जीने वाला। जब मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं ना, ये जागृत मानव का व्यवहार करने का ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे तक हम पहुंचे कि ना पहुंचे। तो वो तो अलग चर्चा है, पर अमानव बोलेंगे। अमानव मतलब मानव से कम स्तर पे जीने वाला, यानी कम स्तर का मतलब क्या, उसमें अपनी जिम्मेदारी को पहचाना नहीं है, यानी उसका जिम्मेदारी का दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए उसको निर्वाह नहीं कर पाता। जी चेतना की बात, शरीर के माध्यम से सुखी होने में लगा रहता है, इसके अर्थ से अपनी जिम्मेदारियों को पहचाना नहीं है, इसलिए उसको पूरा नहीं कर पाता। एक प्रश्न रह जाता है कि ये आदर्शवाद में ही चला जाता है, ऐसा मुझे बार बार आता है। क्या चीज? कि अगर ये सिर्फ जागृत मानव की बात है, तर्क पूर्वक मेरे चित्रण में इसे चित्रित करने की बात है, यानी मैं आदर्शवाद को मेरे तर्क से मेरे चित्रण में चित्रित कर रहा हूँ और एक डाउनलोडिंग हो रहा है, और ये आदर्शवाद की भूमिका में ही चला जाता है ये दर्शन, ऐसा बार बार आता है। आदर्शवाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। किस चीज का प्रमाण? जागृत मानव का इस वक्त इस सृष्टि में मेरी समझ में मैं जितना देख पाता हूँ, मुझे कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ऐसा बोलना ठीक है कि मेरे को प्रमाण नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा बोलना थोड़ा सा अनधिकार चीज है। हाँ, तो देखिए, आप अपनी यात्रा को ही देखिए, बचपन से कुछ बातें आपको किसी समय पे स्पष्ट नहीं होती, किसी समय पे कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती। जब तक चीज स्पष्ट नहीं होती है, उसकी आवश्यकता को आप पूरी नहीं कर सकते। ये यात्रा तो हम जिंदगी भर जीते ही रहते। तो इसमें ऐसी क्या आदर्शवादी बात हो गई? जैसे हमने परिभाषा क्या दी, निश्चित सहयोग का आदान प्रदान। इसमें बताइए कौन सी बात है आदर्शवादी? हाँ, तो निश्चित में क्या समस्या आती है? हेलो, मेरे प्रश्न की शुरुआत ही वहां से हुई कि सहयोग का आदान प्रदान होना होता तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी समझने में। जैसे ही निश्चित कहा गया तो वहां पे अटक गया, क्योंकि मुझे निश्चित क्लियर ही नहीं हो रहा था। अभी हो गया, आपने जिस तरीके से समझाया हो गया, लेकिन उसके बाद का प्रश्न ये है कि बार बार ये ऐसा ही लगता है कि आदर्शवाद की ओर जा रहा है, इसे जिया कैसे जाएगा? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये आदर्शवाद की तरफ चला गया, मुझे तो नहीं दिखा अभी तक, ये तो जीने लायक चीज ही बता। जैसे फॉर एग्जाम्पल निश्चित सहयोग, इसमें अगर मैं होता तो मैं प्रश्न पूछता, इसमें निश्चितता किसकी है ना? उसमें आपने पूछा, बिल्कुल वैसे ही पूछा, तो हमने बताया कि देखिए उसमें कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं जो रोज निश्चित हैं, आपने भी स्वीकार लिया उसे थोड़ी देर। अब उसके जीवन के पक्ष की कुछ आवश्यकताएं और उसके भाव पक्ष की कुछ आवश्यकताएं, इनको समझ लेंगे, ये भी पूरी हो जाती है, हमने की है पूरी। इसमें क्या प्रमाण की कमी है? अनेकों लोग कर रहे हैं इसको। जो स्नेह की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है, इसमें क्या समस्या है? उसको समझ के पूरा किया जा सकता है। इसमें आदर्श क्या है? जब तक हमें समझ नहीं आया हम नहीं कर पाते। ये तो हर स्कूल में हम देखते ही है ना,
हर कक्षा में देखते हैं, अब 6वीं का बच्चा है 10वीं के प्रश्न नहीं कर पाता है, इसमें क्या बड़ी बात, उसमें जागरूक हो जाएगा तो कर लेगा। आप मूल्यों की चर्चा करेंगे इस शिविर में, 1 महीने का शिविर है, इसमें सब बातें होंगी, उसमें जो स्पष्ट हो जाएगा आपको, तो आप भी उसका निर्वहन कर लेंगे, इसमें कौन सा बड़ा है। बहुत सामान्य सहज बातें, कोई आदर्श के रूप में नहीं रखते हैं, अनरीचेबल नहीं है। देखिए मूलतः इस दर्शन के अंदर जो चर्चा है वो सामान्य मानव के रूप में जीकर सुखी होने के लिए चर्चा है, जीते जी सुखी होने के लिए चर्चा है। पहली बात, आदर्शवाद के अंदर जीते जी सुखी होने की कोई कल्पना नहीं। शरीर यात्रा पूरी होने के बाद सुख की बात है, जो मोक्ष। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जीते जी सामान्य मानव के रूप में, अपने संबंधों में जीते हुए, परिवार में जीते हुए, अपने सामाजिक कर्तव्य दायित्वों को पूरा करते हुए कैसे सुखी रूप में जिया जाए, प्रकृति के साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कैसे सुखपूर्वक जिया जाए, इसकी बात सामान्य व्यक्ति के रूप में, विशेष के रूप में नहीं। आदर्श में हमेशा विशेष होता है जिसको कोई नहीं पा सकता। यहाँ सर्व मानव के संदर्भ में बात चल रही है, हर मानव जिसे जी सकता है, पर उसको समझने में थोड़ा श्रम करना पड़ता है, थोड़ा सा छोटा सा श्रम, ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं। ठीक है जी, बताइए। हाँ जी भैया, मेरा मानना ऐसा है कि जो आपने बोला बच्चों की आवश्यकता जो है निश्चित है जी, वो बच्चा कौन से एनवायरनमेंट में पल रहा है उसके हिसाब से वो आवश्यकता रहती है। जो कोई बच्चा अगर सिटी में पढ़ रहा है, कोई गांव में पढ़ रहा है, कोई जंगल में आदिवासी के और बीच में पढ़ रहा है, हर एक की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, वो निश्चित काल से हो सकती है। तो आप किसी बच्चे का उदाहरण लेके बताइए, उसकी कौन सी अनिश्चित आवश्यकता। जैसे कोई गांव के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, कोई सिटी में पढ़ रहा है, दोनों की शिक्षा के बाबत में जो अवेयरनेस है उसके हिसाब से वो बच्चे की आवश्यकता हो सकती है, उसके पेरेंट्स की शिक्षा के बाबत में जो अवेयरनेस है उसके हिसाब से वो बच्चों की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग आवश्यकता दोनों की तरफ से। देखिए अलग अलग वस्तु से एक ही आवश्यकता की पूरी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर देता हूँ। हर मानव संतान की आवश्यकता है कि उसको पोषण मिले और संरक्षण मिले। अब बताइए इसमें क्या निश्चित है या ऐसा नहीं है? संरक्षण की आवश्यकता भी अलग अलग हो सकती है। पोषण, जैसे कि जंगल में कोई बच्चा पल रहा है तो उसकी आवश्यकता संरक्षण के हिसाब से अलग हो सकती है। सिटी में कोई बच्चा पल रहा है उसकी आवश्यकता अलग हो सकती है। आवश्यकता एक नहीं, आवश्यकता अलग हुई या उसको पूरा करने के साधन अलग हुए। जैसे आपने टी शर्ट पैंट पहनी हुई है, मैंने कुर्ता पजामा पहना, आवश्यकता शरीर का संरक्षण ही। हाँ। आपने उस माध्यम से पूरी कर ली, मैंने इस माध्यम से पूरी कर ली, इसमें क्या अलग, इसमें क्या अलग हो गया? आवश्यकता में आवश्यकता की पूर्ति के साधनों में विभिन्नता बनी रहेगी। उसमें क्या समस्या है? जिसको जैसा अनुकूल लगता है वैसे कर ले। उसमें बस इतना ध्यान रखना है प्रकृति के साथ जो संबंध है उसके अंदर आवर्तनशीलता के नियम को ना तोड़ा जाए। इतना ध्यान रखना है, चाहे टी शर्ट के लिए कपड़ा हो चाहे कुर्ते पजामे के लिए, अगर वो आवर्तनशील विधि से बना हुआ है, इसमें क्या समस्या? वो भी निश्चित है, आवर्तनशीलता भी निश्चित वस्तु है। देखिए हम लोग अनिश्चितता को इतना ओढ़ चुके हैं, हर जगह अनिश्चितता ही दिखती है। जबकि हम रोज जो सांस ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, निश्चितता के आधार पे करते हैं। अनिश्चितता हो तो एक कदम ना उठे हमसे जिंदगी। मानव हर क्षण निश्चितता ही चाहता है। अनिश्चितता का जो मानव में कारण है वो नासमझी है, भ्रम। भ्रम किस कारण से है? क्योंकि उसका दर्शन अभी पूरा नहीं है। जब दर्शन पूरा हो जाता है यानी संपूर्णता का दर्शन हो जाता है, सब अनिश्चितताएं खत्म हो जाती है। पर इस बात पे अभी भरोसा नहीं बनता, ये मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारी जो शिक्षा रही है इसी रूप में अभी तक ऐसा ही हमने समझा, सब चीजों को समझा नहीं, और इसी में सबने रास्ते बनाए हुए हैं। ये जो रास्ते बनाए हुए हमारी अनुकूलता है, इन अनुकूलताओं को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते।
देखिए जैसे हम आज हैं इसी स्वरूप में रहते हुए हम इस दर्शन का अध्ययन कर लेंगे, ऐसा नहीं। हम जैसे आज हैं इसमें जो परिवर्तन होगा इस दर्शन के प्रभाव में, तो अध्ययन सफल। हमारा आज का जो व्यक्तित्व है उसमें गुणात्मक परिवर्तन, उसमें बदलाव, बहुत बड़ी बात। इससे कम में सफल नहीं हो सकता। हमारा देखने की सबसे पहली चीज जो बदलती है, देखने का नजरिया, यानी दृष्टि बदलती है। देखने के नजरिए के लिए जो टेक्निकल शब्द क्या है, दृष्टि। जब दृष्टि बदलती है तो दर्शन बदल जाता है। दर्शन बदल जाता है तो क्या करना है इसका अनुमान बदल जाता है। जो क्या करना है, कैसे करना है का अनुमान बदल जाता है तो उससे फल परिणाम बदल जाते हैं। जब फल परिणाम बदल जाते हैं तो उससे आने वाला जो प्रभाव है दुनिया के रूप में वो बदलता है। तो हमारे में परिवर्तन, पूरा जो अध्ययन है स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के अर्थ में। हमारा व्यक्तित्व वही बना रहेगा पुराने वाला, ऐसा नहीं। उसमें परिमार्जन नहीं हो रहा है तो अध्ययन नहीं हो रहा। बताइए भैया, निश्चित अपेक्षा आवाज कहते कि मेरे को स्पीकर से सुनाई देता है तो पता नहीं चलता, हाथ खड़ा करता। हाँ, निश्चित अपेक्षा और निश्चित सहयोग आपस में कोई कनेक्शन है इनका? ये वाला ना साइड वाले पॉकेट में अभी देखते हैं, अगर होगा तो ठीक। तो निश्चित अपेक्षा और निश्चित सहयोग, इनमें क्या समझ? तो देखिए मानव जो है, मानव ने मानव को पैदा किया है या मानव प्रकृति पद्धति विधि से पैदा हुआ? क्या बोलते? प्राकृतिक विधि से मानव की उत्पत्ति है ना। मानव का अवतरण धरती में मानव ने तो नहीं, प्रकृति नहीं किया। प्रकृति को आप व्यवस्था मानते हैं, अव्यवस्था मानते हैं? व्यवस्था। ये सोचने का मुद्दा है, इसको जरूर सोचिए। तो व्यवस्थित प्रकृति में से जो मानव आएगा वो उस व्यवस्था का भाग होगा या उससे अलग होगा? भाग, यानी उसका व्यवस्था में कोई भूमिका होगी। ठीक है, तो मानव की प्रकृति की व्यवस्था में एक भूमिका है। ऐसे ही मानव मानव परस्परता प्रकृति का भाग है या प्रकृति से अलग? प्रकृति का भाग है, तो वो भी किसी व्यवस्था के अंतर्गत है। ठीक है, अगर वो व्यवस्था के अंतर्गत है तो उस परस्परता का कुछ निश्चित प्रयोजन होगा। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे माता पिता संतान संबंध एक मानव की परस्परता है ना, ये हम सब जानते हैं। मानव की परस्परता के एक उदाहरण माता पिता संतान संबंध, दो पक्ष हो गए, माता पिता एक तरफ, संतान एक तरफ। आप सबने इस संबंध को देखा? कोई भाग में तो सभी ने देखा होगा। बताइए इस संबंध का क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है, इससे क्या उपलब्धि चाहते हैं? हाथ खड़ा करके माइक ले जी। संरक्षण, पोषण और नई पीढ़ी का निर्माण। और बताइए, संस्कार मतलब माता पिता के आचरण से नई पीढ़ी को अपने होने के बारे में समझ का प्राप्त होना। बढ़िया। और परंपरा की निरंतरता। बढ़िया। उससे क्या आशय है परंपरा की निरंतरता से? जैसे बाकी लोग कर पा रहे हैं, मैं भी कर पा रहा हूँ। और बताइए माता पिता संतान संबंध का उद्देश्य क्या है? इसमें जो भी करते हैं हम, बच्चों का लालन पालन, पोषण, है ना, शिक्षा, जो भी करते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट क्या चाहते हैं? मानव बने। तो कंप्लीटनेस की फीलिंग चाहते हैं, इसलिए हम क्या मतलब? एक संतुष्टि चाहते हैं उस रिलेशन के थ्रू, आपस में परस्पर। तो किस मुद्दे से संतुष्टि मिलती है? कैसा होने से और कैसा
किस चीज के अभाव में असंतुष्टि मिलती है, उसको पहचानने की बात चल रही है। आपस में समझ भी उसमें रोल प्ले करती है कि हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर पा रहे हैं ग्रो करने में, आगे अपने को बेहतर करने में। देखिए, मानव या कोई भी इकाई जो प्रकृति में है वो कोई ना कोई क्रियाशीलता को प्रकट करती ही है। कोई भी क्रियाशीलता होगी उसका कोई प्रभाव बनेगा, कुछ परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होना पर्याप्त नहीं है, निश्चित परिवर्तन की अपेक्षा। फिर से निश्चित शब्द को लाऊं, अभी समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां चल रही हैं या भी जो कुसंस्कारों के प्रभाव में जो भी कार्यकलाप चल रहा है, इससे भी तो परिवर्तन हो ही रहा है ना। हम बोलते हैं कि भाई जो मूल्य हैं वो तो खत्म होते जा रहे हैं, समाज की व्यवस्था टूटती जा रही है, ये भी एक परिवर्तन है, ये अवांछनीय परिवर्तन है। तो परिवर्तन होना पर्याप्त नहीं, निश्चित गुणात्मक परिवर्तन ही हमारी कामना है, हमारी इच्छा। तो क्या निश्चित चाहिए हमें बताइए। अपने परिवार में जैसे देखता हूँ तो एक चीज जो मेरे को लगता है तो परिवार भाव जो कि एक दूसरा की उपयोगिता पूरकता में स्थापित हो गई, एक ये परिवार होता है और फिर वो परिवार को फैलाना, समाज तक ले जाना और पूरे अस्तित्व में या सहअस्तित्व में ले जाना और सभी को उपयोगिता पूरकता में ले जाना। ये जो भाव छोटे से बड़ा ले जाने में यही एक छोटा परिवार का काम है और उसको बड़े परिवार में ले जाना। हाँ, पीछे एक बार अपना क्वेश्चन एक बार करिए। मैं इतना ही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो माता पिता संतान संबंध है, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ जी, इसका शुरू से ही हम लोग, मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मैं बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि मैं खुद भ्रमित थी। मैं जानती नहीं थी मुझे कैसे जीना है, कैसे रहना है। तो अगर मैं एक पहले तो जन्म देने से पहले ही मुझे एक पूरा अपने आप को जागृत करना होगा कि मैं बच्चे को एक नई आने वाली पीढ़ी को जन्म देने जा रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक पूरी सूचना होनी चाहिए, पूरी कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, संसार क्या, जो अब सिखाया जा रहा है। तो इसके लिए हमने 2 लाइनें भी लिखी थी कि माटी बीज जड़ पौधा वृक्ष फल फूल। माटी बीज जड़ पौधा वृक्ष फल फूल, कीचड़ कमल पनपते देश सोचा। क्यों रहे हम बीज से जड़ तक ही सीमित, जड़ बुद्धि बल जड़ तक ही शाखें फैला। खा रहे सो रहे विचर रहे, क्या कर रहे क्या दे रहे, जड़ता से अधिक पशुता से अधिक समाज को। क्या इतनी बंजर भूमि हो गई मेरी जहाँ बीज से पेड़ बन पाता नहीं, जो फल दे जाता नहीं। रुको रुको ठहरो, क्या बीजारोपण में ये दोष सिर्फ माँ का, माली का नहीं? यानी ऐसे सोचते रहते थे पहले कि ये दोष मेरा तो नहीं है, ये मेरे को ऐसा घर मिला है, सास ससुर मिले हैं तो ये मेरे अंदर टोका पिटोकी कर रहे हैं। तो माँ यानी ये क्या दोष सिर्फ मेरा, माली का ही पति ऐसा, माली का सामान्य बिल्कुल थोड़ा सा तो छोटी सी है। माली मतलब मेरा पति है ना। तो हम दूसरों में दोष ढूंढते रहे, क्योंकि अब ससुर में ढूंढते रहे किसी में, फिर क्योंकि हम खुद को नहीं जानते थे। आज हमने जब जाना तो उसके बाद जो घर में मैं 2019 में किया था ये शिविर, तो उसके बाद जो परिवर्तन आया घर के अंदर, जब मैंने सबको एक घर का वातावरण बदल गया। पहले नहीं जानते थे तो दोषारोपण दूसरे पर रहता था। तो माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व मैं समझती हूँ कि बच्चा पैदा हो उससे पहले मैं संस्कारित हो जाऊँ, तो मैं उसका पालन पोषण संरक्षण पोषण सब ठीक से होगा, नहीं तो नहीं। माता पिता संबंध, जो माता पिता संतान संबंध है, उसका उद्देश्य, उसमें जो क्रियाकलाप होता है ना, उससे फाइनली क्या रिजल्ट चाहते हैं? माता पिता और संतान संबंध को यदि समग्र रूप में देखेंगे तो ये
समाज व्यवस्था की मूलभूत इकाई दिखती है। और यदि समाज को व्यवस्थित करना है तो परिवार को व्यवस्थित होना पड़ेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि स्वयं में व्यवस्था हो जाए और एक किसी व्यवस्था में भागीदार हो। ठीक है, फिर आने वाली पीढ़ी को जिम्मेदार और समझदार बनाना। बढ़िया, याद आ गया बहुत बढ़िया। मानव अपना महत्व जान के तृप्त होता है। संतान वो मानव का प्रतिरूप है। तो प्रतिरूप में खुद की जितनी समझ है वो आरोपित होती है, वो देखकर वो तृप्त होता है। तो यानी मेरी समझ बढ़े और फिर मेरे प्रतिरूप की भी समझ बढ़े, वो जागृति के क्रम में यही निश्चित है। तो व्यवस्था ने यही हमें दिया है, तो ये सहज भाव से होता है। ठीक है, तो मैं इसको छोटी सी भाषा में बोल देता हूँ। जीतू भाई ने इसको रखी दी है। हर माता पिता संतान संबंध के आखिर में हम क्या रिजल्ट चाहते हैं, मतलब जो बच्चा जो है बड़ा होता है यानी जिम्मेदारी की आयु में आ जाता है, यानी 20-25 साल का जब तक हो, तब तक वो समझदार हो जाए और जिम्मेदार। हर माँ बाप की इतनी ही अपेक्षा, समाज की भी इस संबंध से यही है। संबंध में फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, बच्चा समझदार और जिम्मेदार। तो बच्चे को आज खाना क्यों खिला रहे हैं हम, ताकि समझदार और जिम्मेदार। इसको कपड़ा क्यों पहना रहे हैं, ताकि समझदार जिम्मेदार। ठीक है ना। इसको शिक्षा क्यों दे रहे हैं, ताकि ये समझदार जिम्मेदार। ये सारी अपेक्षाएं निश्चित हुई ना, इसके अर्थ में हम सहयोग दे रहे हैं। अगर हम कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, शिक्षा देते हैं, यही सहयोग होगा। तो उद्देश्य भी निश्चित है, उसके अर्थ में जो इसमें क्रियाकलाप होना है यानी जो जिम्मेदारियों का निर्वाह होना है वो भी निश्चित है। उन जिम्मेदारियों के अर्थ में अपेक्षाएं निश्चित। और जब आप अपने बच्चे के साथ मान लीजिए इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, तो आप ही के परिवार के जन आपको बोलेंगे कि देखो बच्चे का पोषण है ना, संरक्षण ठीक से नहीं हो रहा। समाज में लोग बोलना शुरू कर देते हैं। यानी ये अपेक्षाएं केवल आप दोनों के बीच में नहीं है, ये परिवारजन में, समाज में, पूरी परंपरा में समाई हुई है। सब कोई पहचानता है। तो अफ्रीका में बच्चे भूखे मर रहे हैं, इससे हमको पीड़ा क्यों होती है, क्योंकि हमें लगता है उनका भी पोषण होना चाहिए। इससे पहले संबंध को निश्चित करना पड़ेगा। हाँ, तो संबंध तो निश्चित है ही। कुछ चर्चाएं मैं तो मानो परिचय शिविर में बातें आप सबके सामने आ चुकी हैं। संबंध 7 प्रकार से है मानव मानव। वे भी निश्चित है, 7 संबंध देख। हर संबंध में निश्चित अपेक्षाएं हैं, मूल्यों के अर्थ में ये भी निश्चित है। ये बात आई। तो निश्चितता से कहीं छुटकारा नहीं है इस दर्शन। निश्चितता की पकड़ हमारे अंदर समझदारी से बनती है, समझदारी से जागरूकता आती है, जागरूकता से उसको हम देखते जी पाते। ये सिद्धांत। हाँ, माइक दीजिए दीदी को भी। पूरे डिस्कशन में जो परेशानी हमें लगती है वो है समझदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और समझदारी, जो भी 2 चीज़ें हैं उनको हम कैसे परिभाषित कर सकें। कि हम एक माँ की तरह अगर मैं सोचती हूँ तो वो समझदारी और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे, हम वहीं पर जाके उलझ जाते हैं। क्योंकि हम हमारी तरफ से तो उसको ऐसा ही माहौल देते हैं, पूरी जिंदगी हमारी इसी तरह लगती है कि हमारा बच्चा समझदार हो और उसके अंदर विश्वास आए। बढ़िया। तो जो समझदारी को मैंने जो परिभाषा दी थी एक तरीके से व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन होने का स्वरूप बताया। क्या बताया, कोई समझदार व्यक्ति होगा, उसका समझदार होने का क्या लक्षण है, तो जिस भी परिस्थिति में है उसमें पूर्णता के अर्थ में क्या आवश्यकता बन रही है इस बात को पहचान कर और उसको पूरा कर पाए। तो पहचानना उसकी समझदारी का लक्षण हो गया और पूरा करना उसकी जिम्मेदारी का लक्षण हो गया। ठीक है, तो ये जीने के रूप में ऐसा दिखता है। पर ऐसी पहचानने की क्षमता कहाँ से आती है, तो पूर्णता के अर्थ में जब पहचाना है तो हमें संपूर्णता की समझ करनी पड़ेगी।
कोई भी समझ अध्ययन पूर्वक बनती है, ठीक है। तो हमारे बच्चे में ये समझ कैसे बनेगी? जब वो अध्ययन करेगा। हम उसमें उसका सहयोग कैसे कर पाएंगे? अगर हमारा अध्ययन पूरा होगा तो हम कर पाएंगे। जैसे आज भी आपको कुछ मुद्दों पे अध्ययन होगा, उसमें आप उसका सहयोग करा पाते, जिसमें नहीं है वहां पे नहीं करा पाते। प्रश्न ही यहाँ है कि हम इस जो आदर्श परिस्थिति, आदर्श खराब सेंस में ना लिया जाए, आदर्श इस तरह से कि हम एक जो बेसिक लाइन तय करते हैं, हम वहां तक खुद भी नहीं पहुंचे हैं और अंदर एक अविश्वास हमारे है कि समाज तो उसके आसपास भी नहीं है। तो जो भी हमारे द्वंद्व आता है उसका मूल कारण यही है। अगर थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकूं तो मैं कल का एक उदाहरण दूं। अभी मेरी बेटी 1 साल से घर से बाहर है, वो अभी बड़ी हुई है, 1 साल से कॉलेज में है, हॉस्टल में रह रही है, एक सिक्योर एनवायरनमेंट में है। तो जब तक वो कैंपस के अंदर है मैं उसको कुछ भी नहीं कहती कि तुम क्या करूं क्या ना करो, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितने अच्छे एनवायरनमेंट में है जो सुरक्षित है उसके लिए। जब वो एनवायरनमेंट के बाहर निकलती है, कल वो बाहर निकली और उसका वापस लौटने का टाइम कुछ 10 बजे का था, मैं अपने आप को बराबर चेतावनी दे रही थी कि मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसको भी सीखना है। तो उसको वो स्पेस भी देनी है, पर एक माँ की तरह मुझे उसके साथ भी रहना है। तो उसकी राइट जहाँ तक उसने शेयर करी मैं उसके साथ थी। तो ये जो है कि कहीं बच्चों को लगने लगता है कि माँ तुम मुझे बच्चा समझ रही हो क्या। तो ये जो द्वंद्व है ये माँ बाप और बच्चों के बीच में धीरे धीरे पड़ता दिखता है। हाँ दीदी देखिए क्या है, समझदारी जो है ना योजनाबद्ध विधि से जीने का नाम है। हर बच्चा उस आयु में आएगा, जैसे आप बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में गई होंगी, है ना। तो हर बच्चा स्कूल करके किसी कॉलेज में जाएगा, उनमें से कुछ बच्चे हॉस्टल में रहेंगे। तो हमारा बच्चा भी ऐसे ही हो सकता है, पहली बार तो नहीं हो रहा, हमको पहले से ही पता है। तो इसकी तैयारी हमें पहले से ही करनी है। जैसे भाई टीनेज आते आते उनका लड़के लड़कियों का आपस में इंटरेस्ट चलेंगे। अब ये घटना कोई घटित हो उस वक्त हम उस पर सोच विचार शुरू करें और फिर समाधान ढूंढें, या उससे पहले हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना। हमारा बच्चा छोटा है ना, अब ये स्कूल जाएगा कभी, तो स्कूल जाएगा तो बहुत सारे इशू होते हैं, घर के संरक्षित वातावरण से जाता है, घबराता है। हमें मालूम है बहुत सारे बच्चों को पहली दफा जब स्कूल जाते हैं रोते हैं, परेशान होते हैं, कुछ बच्चों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हमें सब मालूम है, इसकी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी हम करते हैं, अभी हम कहाँ से चलते हैं, एक समस्या से दूसरी। जब समस्या पैदा होती है तब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। हम आते हैं हमारे बच्चे के सामने तो मुद्दा ही नहीं आए, जब आता है तब हम उसके लिए काम करना शुरू। तो योजनाबद्ध विधि से चलना, जब हमें मालूम है कि बच्चा ऐसे में जाएगा तो उससे पहले से चर्चा है, अपने भाव को बताना कि भाई अगर आप अकेले में जाते हो, कैंपस से बाहर जाते हो, हमें असुरक्षा महसूस हुई, ये पहले से बात होके रहेंगे। आज तो घटना जब घटना घट रही होती है ना, जैसे आप भी कोई अपनी पसंद का काम कर रहे हो, उसमें कोई टोका टाकी करे आपको भी स्वीकार नहीं। तो जब वो क्रिया चल रही है तब समझने समझाने का समय नहीं, उससे पहले और उसके बाद भी कर, उस वक्त तो कोई सुनता नहीं। जब तक वो मौका आता नहीं है तब तक सीखी नहीं। हाँ, लेकिन उसकी तैयारी पहले से होती है। जैसे बहुत सारे माता पिता, हम जब हॉस्टल गए, बहुत सारे बच्चों के माता पिता बताया बेटा हॉस्टल जाओगे उधर सब प्रकार के तो पूरी चीजें बच्चे करते हैं, आप उसमें मत जाना। जिन बच्चों ने उस बात को स्वीकार लिया, पहचान लिया, वो नहीं गए उसमें, कुछ बच्चे उसमें चले जाते हैं, है ना। बच्चे का भी संस्कार होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से बहुत सारा प्रयास कर ही सकते हैं पहले से, योजनाबद्ध से काम करके उसकी समझ को विकसित करते। और आप सही बोल रहे हैं, उसमें हमारा बच्चे के साथ विश्वास का एक फंक्शन है, और बच्चे का हमारे प्रति विश्वास का सबसे बड़ा चेक जो होता है हमारे आचरण में ये होता है कि मैं सामने वाला जो है इसके विश्वास को तो नहीं छोड़ता। जैसे आप हम जीते ही हैं साथ में, मैं अपने माता पिता का, भाई बहन का, पति पत्नी का, बच्चों का, इनका विश्वास का उल्लंघन तो नहीं करता। यही मेरे लिए तो सबसे बड़ा चेक। ऐसा करने से उनके ऊपर क्या प्रभाव है ना। जैसे हम समझना शुरू करते हैं, इसके प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है, हम अपने आचरण में नियंत्रण
वो होती है जिसकी हमें समझ नहीं होती। प्रकृति के अंदर, वायुमंडल के अंदर जो साइक्लोन है ये उपयोगी चीज है। ये धरती के वायुमंडल के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, एक निश्चित संख्या में। जब निश्चित में क्या है, जब धरती का ताप और दाब निश्चित सीमा में रहता है तो ये निश्चित संख्या में होते हैं। जब ये ताप और दाब के अंदर मानवकृत असंतुलन आता है तब इनकी संख्या आवश्यकता से अधिक होता है, थोड़ी सी। वो भी इसको संतुलित करने के अर्थ में ही है वैसे, अगर उसको देखें। भूकंप से कोई आदमी नहीं मरता है। भूकंप के क्षेत्र में ऐसे घर जिसके छत में पत्थर लगाए हुए हैं उनके सर पे गिरने से आदमी मरता है। जापान के अंदर खूब भूकंप आते थे, वहां तो पारंपरिक विधि से बांस के घर बनते थे, लोग नहीं मरते थे। भारत में 2013 में साइक्लोन आया जिसका नाम था बुदबुद, उड़ीसा की तरफ से आया, वो बड़ा था, पर वो भारत का पहला साइक्लोन था जिसमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मानव उसको समझ गया, उसकी सूचना दी, लोग सुरक्षित रहे, वो आया, अपना 3-4 दिन में बीत गया। उसको जो अपना काम करना है वो करता है। ऐसी ज्वालामुखी क्या है, वो अंदर के जो धरती के गर्भ के तत्वों को सतह पे लाने की प्रक्रिया है। जहां हमें मालूम है यहाँ पहाड़ में इसमें यहाँ पे ज्वालामुखी फूटता है, थोड़ा दूर आ जाए, और ऐसा नहीं है कि एकदम फूट जाता है, वो उसके संकेत आते रहते हैं। इसका विज्ञान को विकसित हो गया, पहले से पता चल जाता है, उसको मानने की बात है, उसके साथ चलने की बात है। लेकिन जो प्रलय हुआ, जैसे डायनासोर एक समय में पृथ्वी पर अस्तित्व थे और प्रलय हुआ और वो पूरी सृष्टि नष्ट हो गई, तो उसकी प्रकृति में कोई आवश्यकता रही नहीं। वो देखिए, डायनासोर जो थे वो किसी प्रकार के वातावरण में, ठीक है, उस वातावरण के अंदर एक प्रकार की गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी अधिकता है। उस वातावरण में से जब ऑक्सीजन की अधिकता बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड की कम हो गई तो वो विलीन हो गई। इससे धरती के ऊपर जो विकास क्रम है इसमें तो कोई बाधा नहीं है। धरती का संतुलन तो यथावत बना हुआ है, चीजें आती रहती है, जाती रहती है। इसमें अव्यवस्था क्या है? अव्यवस्था ये है कि वो, आप अगर बोल रहे हो कि ऑक्सीजन का बढ़ गया, तो ऑक्सीजन बढ़ गया वो अव्यवस्था ही हुई ना। क्यों? ऑक्सीजन बढ़ने से, अगर नेचर संतुलित करता है अपने आप सब कुछ, तो ऑक्सीजन बढ़ा क्यों? क्योंकि आगे के क्रम को प्रकट होना है, ज्ञानावस्था को अवतरित होना है धरती पे। ज्ञानावस्था की कुछ भूमिका है, उसके लिए ज्ञानावस्था को आना है। ज्ञानावस्था को, तो डायनासोर को भी ज्ञानावस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों मानव को ही किया? डायनासोर को ही किया है ना। आप ऐसे क्यों नहीं समझते इसको? हम भी पहले डायनासोर के रूप में रहे हो, आप ऐसा क्यों मानते कि उसको नहीं? एवोल्यूशनरी प्रोसेस की वो प्रमाण नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा? डायनासोर मानव में कन्वर्ट हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, बहुत सामान्य एवोल्यूशन को आपने पढ़ाई होगा, हाँ, थोड़ा बहुत, मैंने भी उसको थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसमें दिखता है कि कम विकसित यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म, और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, ऐसे चलता रहा। तो डायनासोर मानव से कहीं कम कॉम्प्लेक्स, पर डायनासोर के आने के बाद ही मानव आए। उससे पहले बहुत सारे बर्ड्स आए, उसके बाद बहुत सारे मैमल्स आए, उसके बाद मनुष्य आए, ऐसे है ना। तो उसी क्रम में तो है ही। पर रेप्टिलियन वर्ल्ड जो थी एक टाइम पे ज्यादा थी, जब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई थोड़ी सिमट गई। फिर मैमल्स, पहले बर्ड्स का वो बना, फिर वो सिमट गया, फिर मैमल्स का बना, वो एक अपने संतुलन में आ गए। ऐसे करके मानव का अवसर ये उसी क्रम में आए, इससे बाहर का, इसके बाहर का होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये जितनी घटनाएं हैं ये एक निश्चित दिशा को दिखा रही हैं। हमारा अभ्यास है इंडिविजुअल होके देखने। हम कहाँ खड़े रहते हैं? डायनासोर की जगह खड़े रहते हैं। ये मेरे लिए तो ठीक नहीं है। ये पूरी धरती के एवोल्यूशन की बात है। एवोल्यूशन किसी इकाई का नहीं, पूरे सिस्टम का विकास क्रम जो है पूरे सिस्टम का, और पूरा सिस्टम डिफाइन होता है धरती।
है ना, जिसका हम सृष्टि दर्शन की जब बात करेंगे तो धरती को संदर्भ लेके बात करेंगे। धरती में 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस का ही पार्ट है, विकास क्रम का ही भाग है। विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति, इसी का भाग है। तो जागृति क्रम, जागृति के लिए एक प्रकार की शरीर रचनाएं बनना आवश्यक है। उस क्रम में मैमल्स का विकास होना आवश्यक है। उसके लिए जो पूर्व पृष्ठभूमि है उसको तैयार करने का काम रेप्टिलियन वर्ल्ड ने किया। ये जो थे डायनासोर, इन्होंने किया, उन्होंने अपना योगदान दिया। जब उनका काम का पूरा हो गया तब आगे की चीजें आ गई। यही प्रक्रिया चलती। ऑक्सीजन कोई व्यवस्था के रूप में नहीं आई। जब कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो भी व्यवस्था के रूप में थी, जब ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट हुआ वो भी व्यवस्था के रूप में। और इसमें मानव का कोई भूमिका नहीं है कहीं पे इस वातावरण को बनाने। ये प्रकृति की ही रही, प्रकृति में ही स्वयं स्फूर्त विधि से परिवर्तन हुआ। अव्यवस्था होगी, अव्यवस्था, पहले तो व्यवस्था शब्द को समझें। व्यवस्था का अर्थ होता है नियम से होना, नियंत्रण से होना और संतुलन में होना। इसको कहते हैं व्यवस्था, मध्यम दर्शन। बराबर। तो यहाँ बोला जा रहा है डायनासोर्स का आना नियम से था, नियंत्रण से था, संतुलन क्या। डायनासोर्स का जाना भी नियम में था, नियंत्रण में था और संतुलन क्या। ऐसे ही मनुष्य का आना भी नियम से है, नियंत्रण से है, संतुलन क्या है। मनुष्य को अपने को संतुलित करने का अधिकार है, उसकी दर्शन क्षमता है। जब मनुष्य संपूर्णता को समझता है तो वो स्वयं को नियंत्रित कर पाता है। मानव में बाहर से कोई नियंत्रण नहीं। प्रकृति की बाकी सब अवस्थाओं में बाहर से नियंत्रण, पदार्थ अवस्था भी बाहर से नियंत्रित होती है, प्राणावस्था भी बाहर से नियंत्रित होती है, और जो जीवावस्था है वो परस्परता में एक दूसरे के साथ संयुक्त आचरण में नियंत्रित। मानव समझदारी पूर्वक नियंत्रित, वो अपने आप से नियंत्रित है नहीं, समझदारी पूर्वक नियंत्रित होता है। तो हमारा काम है समझदार होना, इसको छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं, यहाँ फंसे हो। ठीक है, तो मानव व्यवहार दर्शन पे हमारी चर्चा थी। उस अर्थ में हमने व्यवहार की परिभाषा की थी कि सहयोग का आदान प्रदान, इस सहयोग का निश्चित सहयोग। निश्चित कहाँ से आ रहा है? ये अस्तित्व अपने आप में सहस्त्र रूपी व्यवस्था है, इस बिंदु से आ रहा है। इसी को हम समझेंगे। ये जो सृष्टि दर्शन है जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये निश्चितता कहाँ से आ रही है उसको समझेंगे। तो पूरा का पूरा उसी के लिए, ठीक है ना, उसी को समझने के लिए, उसको और खोल के पहचानने के लिए। हाँ भैया, आप ये प्रकृति को लेकर के समय समय पर सर्वे होते रहते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले पेपर में एक सूचना थी कि 70 सालों में हिमालय में, पूरी हिमालय रेंज में जितना भूकंप आया, तूफान आया, उतना इन 17 सालों में उनकी संख्या ज्यादा है। तो मानव की नासमझी का परिणाम भी हो रहा है। जी, हाँ भैया, इसमें ना भूकंप जैसी क्रियाएं ना, इनका अध्ययन 50 साल, 70 साल, 100 साल में नहीं होता। धरती की जो जियोलॉजी का विज्ञान है ना, बहुत अच्छे से विकसित हुआ है, काफी चीजें उसमें पकड़ में आने लगी है। तो इसको ना हजारों सालों की उसमें गणना की है। तो इसमें देखा गया है कि भूकंप आने की कभी संख्या बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, ऐसे करके उसमें भी एक तरंगायित विधि से चलता है। तो हो सकता है ये वैसी चीज, पर मानव की करने से, मानव के जो कर्म है उसका भी प्रभाव आ ही रहा है। वो भी देखने के बाद वो प्रदूषण के रूप में, ऋतु असंतुलन के रूप में काफी अधिक देखने को। जी भैया। जी, आपने व्यवहार के बारे में बताया कि निश्चित सहयोग का आदान प्रदान भाव और वस्तुओं के रूप में। इसमें स्वावलंबन को आप कैसे देखते हैं? जी, स्वावलंबन मतलब कुछ ऐसा बताया जाता है कि अपना पैसा हो तो स्वावलंबी हो गए। तो स्वावलंबन प्रचलित रूप
नहीं दे रहे हैं। दर्शन, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे जिस वस्तु की आवश्यकता है और जिस भाव की आवश्यकता है उसको प्रदान करने की स्वयं में विश्वास होना और योग्यता होना, इसका नाम है स्वावलंबन। तो अब इसको कैसे प्रदान करेंगे? जब हमारा उस पर अधिकार होगा वस्तु पे, तो अधिकार के लिए हमें उसको अर्जित करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, इतना ही कह रहे हैं कि जो स्वावलंबन है अभी तक तो उसे पैसा के रूप में कह, हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हर परिस्थिति में किसी वस्तु या भाव या दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसको पूरा कर सकता हूँ ऐसा विश्वास होना और योग्यता होना, इसको बोल रहे हैं स्वावलंबन, है ना। अब ये वस्तु के लिए कहाँ से आता है? तो वस्तु आती है हम जब कोई निश्चित व्यवसाय करते हैं, तो हम अगर निश्चित व्यवसाय, निश्चित का मतलब हो गया मानवीय व्यवसाय, वो क्या है कि शोषण मुक्त विधि से व्यवसाय कर पाए, उस विधि से जो हम वस्तु का उपार्जन करते हैं, हमारी जितना हमारा व्यय है, यानी हम जो भी खर्चते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, उपभोग करते हैं, उससे अधिक हम उसको पैदा कर देते हैं, तो हमारे पास देने के लिए, हमारे को समाज में प्रदान करने के लिए हमारे पास वस्तु हो जाती है ना। तो इसको बोला समृद्धि, जितना हमारा व्यय है उससे अधिक हमने अर्जित करना है ना। तो समृद्धि पूर्वक हम स्वावलंबी, ठीक है। वस्तु क्या भाव के रूप में समझने से होता, ठीक है। तो किस भाव की कहाँ पे आवश्यकता है, उसको कैसे प्रयोग करना है, कैसे प्रदान करना है, इसकी समझ हमारे को बनती है अध्ययन पूर्वक, वो वहां से आता है। दोनों के पूरा होने पे ही हम स्वावलंबी हो पाएंगे। तो स्वावलंबी मतलब ये नहीं कि इंडिपेंडेंट होना, कि वो तो सहयोगी की जरूरत तो पड़ेगी, उसमें भी हमें वस्तु का उत्पादन भी करते हैं अपन तो भाव के लिए भी किसी की जरूरत तो पड़ेगी सामने। बिल्कुल, देखिए इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या है? इंडिपेंडेंट का अर्थ ये नहीं है कि सबसे संबंध खत्म हो जाए। सभी संबंधों में रहते हुए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए अपने श्रम से कुछ चीजों को अर्जित करते हैं, इसको हम बोल रहे हैं स्वावलंबन। हम सबके पास शरीर है, हमारे सभी के शरीरों में श्रम करने की क्षमता है, किसी में थोड़ी ज्यादा होगी, किसी में थोड़ी कम होगी, मोटा मोटा एक समान ही है, ठीक है। इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जितना हम उपभोग करते हैं इससे कहीं अधिक अर्जित करते हैं। इसको समझने के लिए जो मुद्दा समझने का है, इसमें एक सूत्र आता है दर्शन में कि उत्पादन अधिक करना है, उपभोग से कम करना है, या उपभोग से अधिक उत्पादन, ये सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है, इसका आशय क्या है? बच्चा जो मानव संतान जो है या मानव जो है वो गर्भ काल से ही वस्तुओं का उपभोग शुरू कर देता है। जो गर्भ में होता है माता के शरीर के माध्यम से उसको पोषण मिलता है, उनका उपभोग कर रहा होता है। उपभोग का मतलब अंग्रेजी शब्द है कंज्यूम करना, उसको सेवन करना, ठीक है। फिर उसका जन्म होता है, तो खाना तो लेता ही है, कुछ कपड़ा भी उपभोग करने लगता, घर का भी उपभोग करने लगता। तो पूरी शरीर यात्रा मरते दम तक वो वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का शरीर से सेवन या उपभोग करता है। ये सबको समझ में आता है, ठीक है। इसी में हमारी एक आयु होती है जब हम उन भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग कर सकते हैं, उत्पादन करके या सेवा प्रदान करके, है। तो ये आयु हमारी मान लीजिए 12, 13, 14, 15 साल की मान कर सकते, योग्य हो जाते हैं इसमें भागीदारी करनी। और कब तक रहते हैं, मान लीजिए 60 साल तक, 65 साल तक, 70 साल, जो भी आप। लेकिन ये समझ में आता है कि व्यवसाय में सहयोग करने की आयु कम है और उपभोग की आयु तो पूरी शरीर यात्रा। दूसरा, जब बीमार होते तो भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो बचपन में सहयोग नहीं कर पा रहे, बुढ़ापे में नहीं कर पा रहे, बीमारी में नहीं कर पा रहे, तो बाकी समय जब हम कर पा रहे हैं उस वक्त इन तीनों का भी हमारे को संतुलन बना के रखना है, इसके लिए भी योगदान देना। इसलिए हर मनुष्य को मानव समाज में किसी उत्पादन या किसी मानवीय सेवा के अर्थ में अपने को समर्पित करना आवश्यक है। नहीं तो आप शोषण कर रहे हैं, आप
कोई ना कोई उपभोग तो आप कर ही रहे हो, इससे तो छूट नहीं सकता कोई। आप उत्पादन या सेवा प्रदान करने में योगदान नहीं, तो आप लेने वाले हो गए, देने वाले नहीं। तो ये जो मानसिकता है, इसको बुरा, जिसको बोलेंगे परारंभी, है ना। और जो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर लिया है वो हो गया स्वावलंबी। तो स्वावलंबी को शरीर के साथ देखेंगे और श्रम के अर्थ में? जी, वस्तुओं के अर्थ में, क्योंकि ये वस्तु तो सीमित मात्रा में ही है धरती पे, इसका हम सभी प्रयोग करते हैं, इसको संतुलन के अर्थ में बनाए रखना है, ये सब जिम्मेदारियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और भाव के रूप में भैया आपने बोला कि कोई भी ऐसा जो उत्पादन करते हो जिसमें शोषण ना हो, कि मैं भी एक उत्पादन ही क्षेत्र से हूँ, मैं एल्यूमिनियम के बर्तन बनाना हूँ। अभी बर्तन बनाना यानी मैं कुछ धरती से ही ले रहा हूँ और बना के मैं दे रहा हूँ, तो वैसे तो शोषण ही कर रहा हूँ, पर वो उपयोगिता के हिसाब से सबको उपयोगिता भी हो रही है, तो उसको बैलेंस में कैसे समझना और कैसे करना? भैया देखिए, उत्पादन जो है ना, वो एक व्यक्ति का काम नहीं होता, अनेक लोग मिलकर करते हैं। और वो आवश्यकता की पूर्ति भी आप 1, 2, 5, 7 परिवारों के लिए नहीं कर रहे, बहुत सारे। तो कार्य का प्रभाव क्षेत्र बन रहा है, कम से कम उतने परिवार जब तक व्यवस्थित नहीं होंगे तब तक आप मानवीय व्यवसाय में नहीं आ पाएंगे, उस व्यवसाय, है ना। कृषि जैसे है वो आपके गांव के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। उद्योग जो है आपको कम से कम 50-100 गांव की जरूरत है, जिसमें आपको व्यवस्थित मान के, है ना, वो शोषण न हो। तो आपका व्यवसाय आप कैसे उसको मान के बना पाओगे, उसके लिए आपको पहले समाज रचना के काम में रहना पड़ेगा, अपने आप से समझदार बनना पड़ेगा, आपका जिस क्षेत्र है उसको समझदार बनाना पड़ेगा। जब लोग समझदार हो जाएंगे, उनकी आवश्यकताएं सुनिश्चित हो जाएंगी, उनकी भी समझ बन जाएगी, तो उनके भी, क्योंकि व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय अकेले में नहीं, वो एक नेटवर्क ऑफ व्यवसाय के बीच में होता है ना। मान लीजिए जैसे आज हम शोषण मुक्त विधि से कोई काम करना चाहिए, लेकिन हमारे को आदान प्रदान तो बाजार में करना पड़ता है, वहाँ पे जाके हम फंस जाते हैं, है ना। उसमें हमारी जो लागत है वही नहीं निकलती, जैसे आज सारे किसान इस बात को रो रहे हैं। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए बड़ी समाज की एक यूनिट को हमें करना है। तो सबसे जो छोटा यूनिट है जिसके अंदर व्यवसाय का कुछ संतुलन बनता है, वो है गांव। परिवार में व्यवहार का संतुलन बन जाए, तो उसको पहले फोकस में रखिए। उसको करते हुए व्यवसाय के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस आज भी आप पहचान पाएंगे। भाई जैसे बहुत सारे पोल्यूशन के स्टैंडर्ड, उसको आप पालन कर ही सकते हैं। कोई आज बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स को लोग बाईपास कर देते हैं क्योंकि थोड़ा मुनाफा और हो जाता है, उस समय आप सतर्क हो सकते हो, है ना। फिर धीरे धीरे करके जब परिस्थिति सस्ती जाएगी, है ना, आगे की पीढ़ियों को हम और अवसर दे पाएंगे और अच्छे से और प्रकृति के संतुलन के साथ जिएंगे। तो ये क्रमशः आगे बढ़ता है। मैं जैसे समझता हूँ कि हम भी ऐसी कोशिश करते ही हैं कि हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखें। कुछ इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं हो पाते क्योंकि इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री नहीं चल पाएगी, ताला लग जाएगा। तो वो क्रमवश हम चल ही रहे हैं, तो उसको क्रमवश चलने दें और सतर्कता पूर्वक जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे आगे जी। तो वही कहने का जी। पर अपनी समझदारी पे काम आप आज भी कर सकते हैं, व्यक्ति रूप में भी, परिवार में। भैया वस्तु के रूप में आपने कहा उपभोग से अधिक उत्पादन, भाव के रूप में? भाव के रूप में, भाव तो उत्पादन नहीं, भाव का तो उत्पादन है नहीं, तो उसे आपने कहा कि अध्ययन से समझ पूर्वक आवश्यकता अनुसार भाव को निर्वाह करने की जरूरत। तो आवश्यकता पहचानने की बात, पहचान जो होती है समझ से होती है, तो समझ जितनी विकसित होती है उतने भाव को प्रदान करने की हमें क्षमता है। लेकिन भाव में शोषण को कैसे समझा जाए? जैसे वस्तु में तो शोषण को समझ पा रहे हैं, हाँ। भाव में शोषण को कैसे समझा जाए? भाव में शोषण इसी रूप में है कि सामने वाले को, जैसे आप हो, मैं, हम साथी, आप भी मानव, मैं, जब तक ये बात ध्यान में रहती है तब तक हम एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे। मानव क्या है, जो हमने बात करी शुरू में कि भाई मैं देखता हूँ, सोच विचार करता हूँ, करने के लिए कुछ करता हूँ,
उसके फल परिणाम का मूल्यांकन करना, ये सब मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, और हम सब मिलके ही पूरे होते हैं। हम सब, हमारे सब कर्मों में सबका सहयोग समाया हुआ है। तो मेरे को आपसे सहयोग मिल ही रहा है, आपको मुझसे सहयोग मिल ही रहा है, इसकी स्वीकृति होना ही कृतज्ञता है। तो ऐसे ही विश्वास में कृतज्ञता पूर्वक जब हम चलते हैं तो हमारा एक दूसरे का शोषण नहीं होता है। जब तक इसमें ध्यान नहीं रहता है तब तक एक दूसरे का शोषण नहीं करते हैं मानसिकता का, है ना। जैसे हम पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते, नहीं सुन पाते तो शोषण कर रहे हैं, भावनात्मक शोषण ही। जिसके साथ जिंदगी बिता रहे हैं उसको सुन ही नहीं पाते, उसकी मतलब सामने वाले की इच्छाएं कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, आवश्यकताएं क्या लगती हैं, जो सहज रूप में पूरा हो सकता है वो सब पूरा करने के लिए फिर आप तत्पर हो ही सकते हैं, पर हम सुनेंगे ही नहीं अगर, तो पूरा करना तो बहुत दूर की बात है। अभी मानव जो है जीव चेतना में संबंधों का शोषण करता है। कैसे शोषण करता है? संबंधों को इस्तेमाल करता है अपनी मनमर्जी पूरी करने, ये है संबंधों का शोषण। मेरे को ये करना है इसलिए आपको ये करना है, मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए आपको मैं इस्तेमाल करता, इसका नाम है भावना। ठीक है, सामने वाले का भी क्या इच्छा है, हम मिलके कैसे पूरे हो सकते हैं परिवार में, है ना, समाज में, इस बात को पहचानने का अभी अभ्यास नहीं, ये मुद्दा। अक्सर संबंधों में भावनात्मक शोषण सापेक्षता में रहता है, पूरी समझ तो किसी को नहीं आती। कोई बहू ये कहे कि मेरी सास मेरा भावनात्मक शोषण करती है और सास ये कहे कि मेरी बहू मेरा भावनात्मक शोषण करती है, इसमें ये तो सापेक्षता में ही रहता है। इसको पूरी व्यवस्था के अर्थ में समझ के निर्वाह करना कैसे समझदारी, कैसे संभव है, कैसे इस समझदारी को अर्जित किया जाए? अध्ययन पूर्वक। ऐसे का तो उत्तर नहीं, अध्ययन पूर्वक मान लीजिए कि बहू को ये समझ में आ जाता है कि मेरी सास मेरा भावनात्मक शोषण कर रही है, और वो परिवार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो शोषण का स्वीकार कर लेते हैं। ये सब आदर्श बात है। ये कई कहानी किसने है जो समाज में प्रचलित है, दर्शन की बात है। दर्शन में क्या बोला जा रहा है? कोई शोषण कर रहा है ये समझ में नहीं आता, मैं पोषण पूर्वक कैसे जी सकता हूँ ये समझने का, ये समझने की। चलिए तो उल्टा करके बोलता हूँ, पोषण पूर्वक देना है तो मेरी सास की कोई आवश्यकता है परिस्थिति के अनुसार भावनात्मक, और उसे देने के लिए मैं सक्षम ना हूँ फिर भी मैं देती रहूं, कैसे दोगे? ये तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है ना आपको। मेरे प्रश्न की उसमें प्रश्न है कि मैं आपसे पूछ रहा, आप बोल रहे हो कि जो सक्षम नहीं है वो कैसे प्रदान करेगा किसी वस्तु? कोशिश करेगा, कोशिश ही करेगा, और अर्जित करने की कोशिश करेगा, और सामने वाले को समझने की कोशिश करेगा। हम जिसमें सक्षम होते हैं अपने को प्रदान कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति समझदार होगा पोषण करने, तो वो अपनी उस योग्यता को अर्जित करके ही तो उस प्रयास को करेगा। असक्षम रह के क्यों प्रयास करेगा? फिर उसकी क्या समझता है? मोटी मोटी बात समझते हैं। हमको अपनी जिम्मेदारियां समझनी आती है सबसे पहले। हम अपना मूल्यांकन करते हैं सामने वाले का, इसलिए मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ कि सुधरने का कार्यक्रम है, दूसरों को सुधारने का नहीं। इसमें सबसे ज्यादा इस अध्ययन में सहायता तब होती है जब हम स्वयं को केंद्र में रखते हैं, सुधरने के अर्थ में, समझने के अर्थ में। वहां से जेन्युइन क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, जेन्युइन लॉजिक भी निकलता है, नहीं तो सब काल्पनिक बातें। क्योंकि आप कोई भी चीज बोलोगे, मैं उसमें कुछ भी उत्तर दूंगा, कोई और कंडीशन घुसाई। जब आप अपनी लाइफ का बोलेंगे ना तो उसको जिंदगी से रिलेट करके बोल पाएंगे। काल्पनिक जो तर्क है ना उसके अंदर आप कोई भी कंडीशन बनाओगे तो उसका कुछ भी रिस्पॉन्स दूंगा, आप और कंडीशन लगा ही सकते, उसमें कहीं समाधान नहीं है, समझने में कुछ नहीं है। समझना है तो अपने को केंद्र में, अपने जेन्युइन मुद्दों को लेकर, फिर उसमें देखिए कैसे नहीं उसमें आ रहे।
सार्वभौम में नहीं समझ में आएगा। हाँ ठीक है, अपने बारे में कुछ सोच के आपको प्रश्न जी हाँ, समय हो गया, वो इंजॉय करो। आप कर सकते हैं। हाँ जी, अभी कोई प्रश्न करें कि आके करते हैं? आगे करते हैं।